Namaste, namaste, namaste. Hi. Just a second, I'll try to set up the mic as well so that it becomes वो है ना थोड़ा मैं दूर बैठ के भी पढ़ा पाऊँ तो चलेगा है ना। एक ही मिनट। अच्छा मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है वो डाल दूंगा एक आध दिन में, आज रात को टाइम मिला तो रात को कंपाइल करके डाल दूंगा है ना। कंपाइलेशन वाला वो बाकी है, तो आप पूछोगे मुझे पता है कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा कंपाइलेशन कहाँ गया, तो दूसरा कंपाइलेशन आज के कोर्स के बाद जब खत्म होगा उसके बाद कुछ डाल देंगे, ठीक है। आज देखते हैं, लंबा खींचेंगे 2-2.5 घंटे के बीच में, सो दैट एक थीम कंप्लीट कर दे। वो थीम जरूरी है समझना, वो समझोगे तो लाइफ जिंगलाला हो जाएगी आपकी और मेरी दोनों की, है ना। ये थोड़ा खिचड़ी हो गया है वायर का, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दी वायर इश्यूज। क्या हो गया भाई, क्या भाई कौन सा वायर कहाँ से जा रहा है साहब, समझ में नहीं आ रहा है। एक ही मिनट। नमस्ते नमस्ते। अरे यार राइज ऑफ चाइना कहाँ कवर करेंगे, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म नहीं हो रहा है, राइज ऑफ चाइना खत्म होते होते तो है ना, वो तो 20th सेंचुरी की हिस्ट्री में कवर होगा साहब, वो इसमें होगा ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल कि राइज ऑफ चाइना इसमें कवर कर दे। इसमें तो अभी डीकोलोनाइजेशन सिलेबस का पॉइंट नहीं खत्म हुआ है, हाँ थीम के अंदर जो सिलेबस का पॉइंट है वो भी खत्म नहीं हुआ है, तो आगे वाला जो है फर्दर जो एडवांसमेंट जो हुआ है उसको करते करते तो और टाइम लग जाएगा साहब, है ना। चलिए, वायरों की माया जाल से मैं थोड़ा छूट गया हूँ और मुझे लगता है कि आवाज भी अब शायद ठीक जाएगा। नहीं, वायरों की माया जाल से नहीं छूटा, मुझे लग रहा था कि मैं छूट गया हूँ। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट के लिए आवाज थोड़ा डाउन हो। यस, वेरी गुड इवनिंग। हाय, नमस्ते भाई। ओके, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। हाय, वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते, हाय नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, है ना। तो हम सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर है वर्ल्ड हिस्ट्री के, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक के ऊपर आज थीम देखेंगे। 2 थीम को समझना है। पहली थीम जो समझने के लिए जरूरी है वो है हमारी डीकोलोनाइजेशन की थीम, और फिर उसके बाद एक कोल्ड वॉर का जो टॉपिक है, समय मिला तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। और दोनों टॉपिक्स को कंक्लूड करते हुए फाइनली वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को भी आज हम लोग है ना जयराम जी की कह देंगे। फाइनली विल बी कंक्लूडिंग, शबा खैर करते हुए आपको छुटकारा मिल जाएगा मुझे, और मुझे तो क्या है भाई, मेरा तो ब्रेड एंड बटर यही है, तो मैं तो यही करता रहूंगा, है ना। तो चलिए, है ना, पर आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अब यू ट्राई टू स्टडी, आप थोड़ा अभ्यास कीजिएगा साहब, है ना। हम लोग क्या बात कर रहे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री डीकोलोनाइजेशन। हाँ, प्रीलिम्स भी नजदीक है, तो अभी आपको प्रीलिम सेंट्रिक करना है, मेन तो अभी आपको यही करना है। अब देखिए, हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर चले गए हैं। सो हमने जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत की थी तो बहुत डिटेल वे के अंदर डिस्कस किया था, और जो भी मल्टीपल टॉपिक्स है उसको थीमेटिक वे के अंदर डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो आज हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर देख रहे हैं, और सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर समझेंगे वो है डीकोलोनाइजेशन नाम की जो घटना है वो कैसे होती है, ठीक है। सो वी आर गोइंग इन द लास्ट टॉपिक। होपफुली आपको आगे के जितने भी टॉपिक्स है उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है, और हमने आगे के टॉपिक्स को तो बहुत डिटेल्ड वे के अंदर किया है, मतलब इतना जस्टिफाई अच्छी तरह से कर दिया है, तो इवन पूरा जो 18th सेंचुरी का वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर कि आपको डाउट्स अभी उसके अंदर तो नहीं रहना चाहिए। ये टॉपिक है, इसको थोड़ा बहुत समझेंगे आज। इसमें अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, इसमें मैंने घटनाएं कम डाली है, मतलब मेन इस अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू द डीकोलोनाइजेशन। अब देखिए, हमने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा था इसके पहले, वो पढ़ा था कॉलोनाइजेशन, याद है आपको, ठीक है। सो व्हेन वी सी द केस ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये कॉलोनाइजेशन हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था, 2-2.5 घंटे के आसपास मुझे याद है हमने पढ़ा था, है ना। तो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड अप 2.5 आवर्स इन द कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म नाम की जो विचारधारा है, इन दोनों को हमने साथ में जोड़ते हुए बहुत ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग उसकी लेने की कोशिश की थी। अब वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉलोनाइजेशन के सामने जो दूसरी घटनाएं होती है, जैसे हम लोग कहते हैं डीकोलोनाइजेशन, ये क्या होती है, ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन क्या है वो तो आपको पता होगा, ठीक है। कॉलोनाइजेशन क्यों हुआ था वो भी पता होगा, कॉलोनाइजेशन होने के पीछे क्या कारण है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट फेजेस के अंदर है। तो अगर आपने पहले से क्लासेस अटेंड किए होंगे तो आपको आराम से थीम समझ में आ रही होगी क्या चल रहा है, ठीक है। आज देखिए एक और महानुभाव आए हैं, है ना। चलिए भाई, कोई बात नहीं, आओ आओ साहब हमारे क्लास के अंदर। कौन आया, देखा कि नहीं देखा आपने, है ना। तो कीबोर्ड वॉरियर्स के रूप में सब अलग अलग वॉरियर्स, एक से एक वही ढांसू लोग आते हैं। भाई आपकी तो उम्र नहीं चली गई होगी साहब, है ना। आप तो ऑलरेडी, आप कहाँ यार यूपीएससी के एग्जाम दोगे साहब, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमारा नसीब है कि आप हमारे क्लास में आए, हमको भी अच्छा लगा, आशीर्वाद दिया आपने हमारे क्लास में आके, है ना। चलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे,
हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीकोलोनाइजेशन के ऊपर। अब देखिए डीकोलोनाइजेशन क्या है, मेनली डीकोलोनाइजेशन विचारधारा के रूप में क्या है, और साथों साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों डेवलप हुआ था। ठीक है, तो आपको पहला तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इनफैक्ट कॉलोनाइजेशन वर्सेस डीकोलोनाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू यू इज द कॉलोनाइजेशन वर्सेस डीकोलोनाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब कॉलोनाइजेशन क्या है इसका मैंने डेफिनेशन दे दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कॉलोनाइजेशन इज नथिंग बट द ओपनिंग ऑफ कॉलोनीज वाया द रूट ऑफ सेटलिंग योर पॉपुलेशन फॉर द बिजनेस पर्पस। एट टाइम्स द पॉपुलेशन वाज नॉट सेटल्ड बट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूड, है ना। तो ये सब सिचुएशन में हमने डिस्कस किया था कि कॉलोनाइजेशन का कंसेप्ट क्या हुआ करता था। अब वहां से हम लोग समझते हैं कि डीकॉलोनाइजेशन क्या है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से आता है कि ये क्यों भर के आया, इसकी खासियत क्या क्या हुआ करती थी, और इनफैक्ट इसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से आता है, वहां पे इवेंट सेंट्रिक पूछता है, लोकेशन सेंट्रिक क्वेश्चन पूछता है, और कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि फलानी जगह के ऊपर ये डीकॉलोनाइजेशन होने के पीछे क्या कारण हुआ करते थे। ठीक है, सो वीसी की आपको एक बार इनफैक्ट वेस्ट अफ्रीका के ऊपर शायद तक पूछा था, और इन्होंने इनफैक्ट हमको क्वेश्चन पूछा था कि द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन वेस्ट अफ्रीका, ये क्वेश्चन डाला था इन्होंने यूपीएससी ने 2016 के अंदर। और 2016 में ये क्वेश्चन के द्वारा इनफैक्ट लोगों को काफी चौंका दिया था, क्योंकि लोगों को अपनी खुद की नेशनल मूवमेंट याद नहीं रहती है। यूपीएससी ने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर वेस्ट अफ्रीका के अंदर इनफैक्ट आपका जो नेशनल मूवमेंट पूछ दिया था। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है दे कैन आस्क यू कि भाई क्या इसका सिग्निफिकेंस हुआ करता था और क्यों ये होता है, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो वेस्ट अफ्रीका के अंदर नेशनल मूवमेंट है वो क्यों हुआ, या उसी तौर के ऊपर एक बार मलय पेनिनसुला के अंदर पूछ दिया था, है ना। तो उन दो तीन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जा सकता है कि भाई ये डीकोलोनाइजेशन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या क्या घटनाएं थी, उसके एडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस तो आपको आज की तारीख में पूछे नहीं जा सकते हैं, बट एक पूछा जा सकता है, वो है कि डीकोलोनाइजेशन होने के बावजूद भी आज इनफैक्ट दुनिया क्या है, नियो इंपीरियलिज्म या नियो कॉलोनियलाइजेशन के रूप में चली गई है। क्या हो गया है, नियो कॉलोनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया डीकोलोनाइज हुई पहले, और डीकोलोनाइज होने के बाद नियो कॉलोनाइजेशन की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि डीकोलोनाइजेशन क्या है। ठीक है, अब डीकोलोनाइजेशन अगर आपको समझना है तो आपको पहले कॉलोनाइजेशन समझना पड़ेगा। देखो कॉलोनाइजेशन क्या है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया है। एक ऐसी विचारधारा जहां पे एक कंट्री दूसरे कंट्री को कंट्रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, एंड अल्टीमेटली दी आई वुड से द सोशियो इश्यूज आर आल्सो कवर्ड इन दिस पॉइंट। और ये सब चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो इनफैक्ट हम लोग कहते हैं कि एक प्रोसेस की शुरुआत हुई। ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन के रूप में पहचानते हैं। ये जो कॉलोनाइजेशन जो प्रक्रिया है, इसको गाइड करने वाली जो विचारधारा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि साम्राज्यवाद के पहले जो विचारधारा थी जिसे हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद, क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको उपनिवेशवाद नाम का एक शब्द मिलेगा, और इंग्लिश के अंदर उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, अब कॉलोनियलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसने वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से दुनिया का नक्शा बदल दिया। और कैसे बदला था, तो मैंने आपको बताया था कि 1498 से इनफैक्ट ये घटना शुरू हुई। कैसे शुरू हुई कि जब पोर्चुगीज इंडिया आते हैं और इंडिया के अंदर कॉलोनीज बसाने की शुरुआत करेंगे एज ए ट्रेडर, देखा था कि नहीं देखा था, और ट्रेड से इन्होंने धीरे 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 अपना एम्पायर बनाना शुरू किया, और इस तरह से यूरोप के दूसरे भी कंट्रीज थे वो लोग इनफैक्ट पोर्चुगीज को फॉलो करते हैं, अदर कंट्रीज फॉलोड, और बाकी जितने भी कंट्रीज जब इनको फॉलो करते हैं तो धीरे 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 करके हमको देखने को मिल रहा है कि एक नई इनफैक्ट शासन व्यवस्था दुनिया के अंदर आ गई। धीरे धीरे करके हमको देखने को मिल रहा है कि एक नई इनफैक्ट शासन व्यवस्था दुनिया के अंदर आ गई। ठीक है, सो हमने कॉलोनाइजेशन के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ और कॉलोनाइजेशन ने कैसे दुनिया के इतिहास को बदल दिया है। ठीक है, सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कवर्ड अप कि व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, और कॉलोनाइजेशन के अंतर्गत इनफैक्ट किस तरह से घटनाएं होती है दुनिया के इतिहास के अंदर। अगर आपको याद होगा तो रेनेसॉ वाज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स जिसके कारण कॉलोनाइजेशन बढ़ा। क्यों, क्योंकि रेनेसॉ के कारण साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, साइंटिफिक डिस्कवरीज ने ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की, कॉलोनाइजेशन के द्वारा इनफैक्ट व्यापार करने की शुरुआत होती है, व्यापार बढ़ते बढ़ते लोगों ने छोटी मोटी कॉलोनीज बनाई। जब औद्योगिक क्रांति होती है तो मार्केट और रॉ मटेरियल्स को कैप्चर करने के लिए इन्होंने इंपीरियलिज्म की तरफ चले गए। ठीक है, तो हमने देखा था कि पहले कॉलोनाइजेशन शब्द हुआ करता था, बट बाय द 19th सेंचुरी, बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, कब हुआ था, 1850s के बाद हमको देखने को मिलता है एक नया शब्द मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं इंपीरियलिज्म। स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, चाइना के अंदर जो कटिंग ऑफ द चाइनीज लेमन कहते हैं, ये जो सिचुएशन थी इनफैक्ट हमने इंपीरियलिज्म के रूप में पहचानी है। यही इंपीरियलिज्म ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर्स किया, और जब वर्ल्ड वॉर्स होते हैं साहब तो क्या देखने को मिला, दुनिया फिर से रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज की तरफ जाएगी, और जो बड़े बड़े साम्राज्य बने थे वो टूट जाते हैं। बड़े बड़े साम्राज्य टूटते हैं, जो जो कंट्रीज को कॉलोनीज बनाया गया था वो फ्री हो जाती है, और उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डीकोलोनाइजेशन के रूप में पहचानते हैं। जब डीकोलोनाइजेशन सक्सेसफुल हुआ तो फिर से 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी तक आते आते फिर से न्यू इंपीरियलिज्म की तरफ दुनिया को लेके जाया गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन में
हमने इनफैक्ट कॉलोनाइजेशन क्या है उसके बारे में पढ़ा था और आपको समझाने की कोशिश की थी कि इस तरह से कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई, जहां पे कभी-कभी फॉर्मल पॉलिटिकल कंट्रोल होता था, कभी-कभी नहीं होता था। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जो भी कंट्री कॉलोनाइज होता था उसकी सोवरेनिटी चली जाती थी, उसकी सार्वभौमिकता जो है वो खत्म हो जाती थी। ठीक है, सो इन द प्रीवियस सेशंस मैंने आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से इनफैक्ट घटनाएं होती है, किस तरह से चर्चाएं होती है और कैसे इनफैक्ट आपका जो डायमेंशन है वो बदल जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म किस तरह से थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, वही ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल जैसा होगा। तो अभी आने दो वो टॉपिक के ऊपर, तो थोड़ा बहुत समझाता हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। ओके, अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आपका जो कॉलोनाइजेशन है, ये कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस तो हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपको याद होगा तो हमने अफ्रीका का स्क्रैम्बल पढ़ा था फॉर एग्जांपल, और मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन बनने का पीछे का कारण क्या था। द रीजन व्हाई द स्ट्रेट लाइंस वर ड्रॉन इन अफ्रीका वाज बिकॉज ऑफ द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका। याद आया कि नहीं है आपको। तो वी हैव डिस्कस कि अफ्रीका का मेजर पोर्शन जो था वो ब्रिटेन के पास था, उसके बाद आपको फ्रांस के पास मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि और भी कंट्रीज थे जिनके पास कंट्रोल हुआ करता था, जर्मन के पास भी हुआ करता था। होता यह है कि डीकोलोनाइजेशन 20वीं शताब्दी में आया। कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म जो है वो 15 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक रहेगा, 15 से लेकर 19 सेंचुरी तक रहेगा। 20वीं शताब्दी तक आते आते इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर डीकोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई। अब देखो डीकोलोनाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है, आपको पॉइंट पूछा है तो एक एशिया के अंदर होगा, एक अफ्रीका के अंदर होगा, और तीसरा कहां पे होगा साहब, आपको अमेरिका के अंदर होगा। अमेरिका का मतलब क्या है, साउथ अमेरिका के अंदर होगा या पैसिफिक के अंदर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये तीन चार जगह है, उसमें साउथ अमेरिका और पैसिफिक जनरली वो सिलेबस के अंदर नहीं है। आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू, इवन मेंस जो ऑप्शनल है उसके अंदर भी साउथ अमेरिका की हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है कभी। तो आपको जनरली क्वेश्चन आएगा तो यहां से ही आता है कि भाई डीकोलोनाइजेशन कहां कहां पे किस तरह से होता है। ठीक है, तो उसको थीमेटिक वे के अंदर जब हम लोग समझते हैं तो अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन समझना जरूरी है, एशिया का जरूरी है। अब देखो एशिया का डीकोलोनाइजेशन में अगर आपने इंडिया पढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे कंट्रीज का डीकोलोनाइजेशन क्लियर हो जाता है। और इंडिया का डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को पूरा पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए हमने अभी 85-90 आवर्स के आसपास कवर किया। चलिए ठीक है, तो वो पूरा डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है कि कैसे इंडिया से इनफैक्ट ब्रिटिश रूल हटता है, वो प्रक्रिया को डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। अब देखिए सवाल ये है कि डीकोलोनाइजेशन के रूप में इनफैक्ट इसकी व्याख्या क्या होती है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो डीकोलोनाइजेशन की व्याख्या क्या है, पहले वो समझा देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या था कि कॉलोनी बनाना। कॉलोनी बनाने का मतलब क्या है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेता है। डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो आपने जो भी बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाई हुई है वो टूटेगी। कहां कहां टूटती है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, और अमेरिका के साथ साथ मैं पैसिफिक के अंदर भी लिख सकता हूं, थोड़ा बहुत था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर, उसमें कुछ ज्यादा पिपुड़ी नहीं बजेगा। गेटिंग अ पॉइंट। अब ये क्यों होता है और ये कैसे हुआ, पूरे पूरे देश के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये डीकोलोनाइजेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे क्या क्या फोर्सेस थे। ठीक है, तो फोर्सेस की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस, तो हमको बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस यहाँ पे देखने को मिले। मूलभूत रूप से जनरली देखोगे तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी विचारधारा थी जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद नाम की विचारधारा ने लोगों को इकट्ठा किया। कहीं कहीं जगह के ऊपर डीकोलोनाइजेशन करने के लिए क्रांति करनी पड़ी। क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है। कहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे अमेरिका की हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर डीकोलोनाइजेशन हो गया है 1776 के अंदर, बट दैट वाज वाया रिवॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या होता है साहब, नेगोशिएशंस के द्वारा होगा, नेशनल मूवमेंट और नेगोशिएशंस के द्वारा शांति मिलेगी। समझे कि नहीं समझे। कहीं कहीं पे इंसरेक्शन होता है, मतलब एक प्रकार का रिवोल्ट जैसी घटनाएं हो जाएगी। तो वो डिपेंड कर रहा था कि कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर क्रांति के आधार के ऊपर शांति मिली या आजादी मिली, कुछ कुछ जगह ऐसी थी, कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे थे जहां पे नेशनल मूवमेंट चलाया गया, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, उसके बाद आजादी मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी सी कि ब्रिटेन जो एक टाइम के ऊपर दुनिया का टॉप मोस्ट कॉलोनाइजर था, उसके सामने बहुत सारे कंट्रीज ने यलगार कर दिया। यलगार पता है कि नहीं पता आपको। ठीक है, सो वी फाइंड मेनी ऑफ द कंट्रीज स्टार्टेड डूइंग द यलगार, एंड कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे थे जहां पे क्या हो जाता है साहब, आंदोलन के द्वारा क्या हो जाता है। ठीक है, आंदोलन के द्वारा हमको देखने को मिलता है कि इनफैक्ट जो नेशनल मूवमेंट है उसकी पूरी की पूरी, हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस हमको देखने को मिले कि वो शांति प्रिय रूप से आंदोलन के द्वारा हमको देखने को मिलता है कि वो है ना कि क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर इनफैक्ट आपकी आंदोलन को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, सो वी सी मल्टीपल प्रोसेस। रिवॉल्यूशंस बहुत कम कंट्रीज में हुए हैं। रिवॉल्यूशंस तो वी डू नॉट फाइंड इन द 20th सेंचुरी, क्रांति कोई बड़ी मात्रा में होगी, बट कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहां पे होने की शक्यता थी। जैसे इजिप्ट की हम लोग बात करते थे तो इजिप्ट के अंदर अब्दुल गमाल नासिर का पावर के ऊपर आना, ठीक है, वो एक क्रांति के जैसा ही था। गेटिंग माय पॉइंट। तो हर एक कंट्रीज का अपना अपना केस था जो डीकोलोनाइज होते हैं। तो हम लोग थोड़े बहुत कंट्रीज का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि क्या होता है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाने जाऊंगा क्योंकि डीकोलोनाइजेशन को अगर मैं डिटेल में पढ़ाने गया
तो 10 घंटा लग जाएगा, क्योंकि वो कंट्री का नेशनल मूवमेंट पढ़ाना पड़ेगा। अगर हमको इजिप्ट का नेशनल मूवमेंट पढ़ना है तो फिर इजिप्शियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। हम लोग को इंडिया का नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो काफी सारे मैंने बच्चों को देखा है कि मैं जब बैच को कंप्लीट करता हूँ फिर कंप्लेन करते हैं कि सर आपने डीकोलोनाइजेशन में आपने फलाने अफ्रीका का, वेस्ट कोस्ट का या घाना का नेशनल मूवमेंट अच्छे से नहीं पढ़ा है। मैंने कहा तुमको इंडियन नेशनल मूवमेंट याद है क्या साहब, है ना, तो तुम घाना की लेके बैठे हो, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये प्रॉब्लम यही है, वो ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म में जब बच्चा चला जाता है तो वो कभी यूपीएससी का यू भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। वो एबीसीडी से आगे जाएगा पर यूपीएससी में अटक जाएगा, ठीक है, उसकी लाइफ एबीसीडी में चलती है और यूपीएससी के अंदर है ना आके अटक जाएगी। उसके पीछे का कारण ये है कि उसको आगे समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है साहब मेरे साथ, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये फालतू का करने का ही नहीं, हम जितना बोलेंगे एज अ टीचर उतना आप पूरा टारगेटेड तैयारी करोगे तो जनरली उसके अंदर से आंसर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। अरे ऑब्सेस विद परफेक्शन का ऑब्सेशन नहीं है, ये वो पॉइंट है कि हम टीचर को खाली वो है ना रियलाइज कराए कि उसको नहीं आता है, हम बोलेंगे उस हिसाब से टीचर को पढ़ाना चाहिए। हाँ भाई, हाँ ना, तुम तो नए नए आए हो यहाँ पे, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इस तरह की बातें होती है ना। इसके आप देखिएगा टॉपर्स को देखिएगा, आप कोई भी टॉपर्स को देखेगा, आप इनफैक्ट आपने ये जो मॉक इंटरव्यूज देखे होंगे, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज में टॉपर जो इस बार सिलेक्ट भी हुए वो कह देते हैं इंटरव्यू बोर्ड को कि सर हमको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। यही चीज वो यूपीएससी में भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि उनको सच्ची में नहीं आता होता है। और इनफैक्ट जिसको बहुत सब कुछ आ रहा होता है वो कुछ नहीं कर रहा होता, उसका पीटी भी नहीं निकलता है कभी, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये होता ही है, आप जब टू मच नॉलेज गेन करने के पीछे चले जाते हो और वो नॉलेज भी आधा अधूरा होता है, और चाय से कितनी ज्यादा गर्म होती है इसके अंदर, गेटिंग माय पॉइंट। तो आप जब पढ़ोगे कोई भी चीज को, डीकोलोनाइजेशन को प्रोसेस के रूप में देखेगा, आपको मैं ग्रेवी बना के दे दूंगा, आपको ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि अलग अलग जगह के ऊपर इनफैक्ट आपका जो डीकोलोनाइजेशन हुआ कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के रूप में आपको समझाता हूं कैसे होता है, गेटिंग माय पॉइंट। डीकोलोनाइजेशन कब होता है, 20वीं शताब्दी में शुरू होगा, याद रखेगा, इट स्टार्टेड इन द 20th सेंचुरी, गेटिंग माय पॉइंट। आपका कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म कब हुआ था, 15 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में पूरा प्रोसेस चला था, हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था। अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमको देखने को मिला डीकोलोनाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। क्यों बढ़ावा मिलता है, व्हाई द डीकोलोनाइजेशन स्टार्टेड आफ्टर द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ कुछ कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू हो रही थी, बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है, पर ऑटोनॉमी मिलने की शुरुआत हो जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब अब धीरे 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 इनफैक्ट कॉलोनीज के रूप में इंडिपेंडेंट हो रहे थे। इंडिया को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिला, पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का अगर आप इतिहास देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही उनको थोड़े बहुत है ना इंडिपेंडेंस मिलने की शुरुआत होगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो घटनाएं हैं, ये दोनों की दोनों घटनाएं जिम्मेदार है, क्योंकि कॉलोनीज को सस्टेन करना बहुत महंगी बात होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, आपको कॉलोनीज को सर्वाइव करना है, उसका खर्चा निकालना है, कोई छोटी बात है, गेटिंग माय पॉइंट। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब नेशनलिज्म वो कॉलोनीज के अंदर चल जाती है, जैसे भारत के अंदर इनफैक्ट अंग्रेजों ने पहले डिसाइड किया था कि भारत के लोगों के पैसों के द्वारा ही भारत के ऊपर शासन करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, दे रूल्ड ओवर इंडिया विद द हेल्प ऑफ द इंडियन मनी। But by the 20th century, Indian people said कि we will not cooperate with you, we will not pay any taxes to you, we will only pay taxes to those people who represent us, getting my point or not। तो क्या होता है कि जब भारत के लोगों ने पैसे देना मना कर दिया, जब भारत के लोगों ने पैसे देना मना कर दिया, तो कॉलोनी को सस्टेन कराना मुश्किल हो गया भाई। वाइसरॉय की सैलरी कौन देगा, 500 कमरे का जो घर है उसका खर्चा कौन निकालेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब सिचुएशन में क्या हो रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉलोनीज को चलाना बहुत महंगा पड़ जाता है, और कॉलोनीज को चलाना जब महंगा पड़ जाता है तो हमको देखने को मिल रहा है कि कोल्ड वॉर का पीरियड था, यूएसए और यूएसएसआर जैसी इनफैक्ट दो बड़ी ताकतें आ चुकी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, सुपर पावर्स के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, और ये लोग कॉलोनीज के अंदर नेशनलिज्म की जो विचारधारा है उसको बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि इनका ऐसा टारगेट था कि कोई भी कॉलोनी इंडिपेंडेंट होंगी तो इंडिपेंडेंट होने के बाद शायद हमको सपोर्ट कर दे, यूएसए को सपोर्ट करे या यूएसएसआर को सपोर्ट करे, गेटिंग माय पॉइंट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस केसेस वी फाइंड कि देयर वर मेनी फोर्सेस जो चाहते थे कि हम लोग इनफैक्ट है ना पूरा वर्ल्ड इंडिपेंडेंट हो जाए। अमेरिका के खुद के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, यूएसएसआर के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, और इसी के कारण हमको देखने को मिला कि बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होते हैं। अब उसका एग्जांपल हम देखिए कि जब यूएन की स्थापना होती है तो इनिशियली 35 के आसपास कंट्रीज उसके मेन कोर मेंबर्स थे। 1970s तक आते आते ये संख्या 120 के ऊपर चली जाती है। तो उससे हमको समझ में आता है कि 120 प्लस कंट्रीज हमको देखने को मिलेंगे यूएन की जब इनफैक्ट पहले 20-25 साल कंप्लीट हो उसके बाद। तो उससे हमको समझ में आता है कि कितनी सारे नेशन स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ था। किसका हुआ था, नेशन स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ था, और कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो रही है, गेटिंग माय पॉइंट। इनफैक्ट यूएन ने एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था ट्रस्टीशिप काउंसिल। पता नहीं आप में से कितने लोग ने यूएन को अच्छी तरह से पढ़ा है, पर ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऐसी बॉडी थी जो कॉलोनीज का ध्यान रखने के लिए बनाया जाता था, ठीक है। अब तो डिसॉल्व हो गई, आज तो डिफंक्ट हो गई, आज काम नहीं करती है, बट पहले ट्रस्टीशिप काउंसिल करके एक बॉडी हुआ करती थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इसका काम ही ये था कि इनफैक्ट जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कॉलोनी है उसको थोड़ा बहुत ध्यान रख पाए और उसको समझा पाए कि देखो बेटा तुमको शासन ऐसे चलाना है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब चीजों से समझ में आता है कि यूएन जैसा कंट्री भी ऑर्गेनाइजेशन भी उस टाइम पे कॉलोनीज को लेकर कितना सक्रिय था। अब सवाल ये आता है कि भाई जो इनफैक्ट 1945-46 के आसपास 30-35 कंट्रीज हुआ करते थे,
उसी के अंदर हमको अभी देखने को मिल रहा है कि इन द नेक्स्ट 20 इयर्स 120 प्लस कंट्रीज हो गए, किस तरह से इतने सारे कंट्रीज को डीकोलोनाइज किया जाता है। तो डीकोलोनाइजेशन के पीछे फैक्टर्स क्या क्या थे, व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डीकोलोनाइजेशन। तो क्या क्या थे साहब, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है साहब? हाँ, सबने पढ़ा होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। कोई ऐसा स्टूडेंट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बिना इनफैक्ट यहाँ पे आया हुआ है? हाँ, ऐसा स्टूडेंट जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई तो नहीं होगा। सबके सब आपने देखा ही होगा साहब, है ना? बेसिक आइडिया तो होगा ही आपको। गेटिंग अ पॉइंट। अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा है तो फैक्टर अफेक्टिंग नेशनलिज्म इन इंडिया याद आया कि नहीं आया? देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स दैट वर रिस्पांसिबल बिहाइंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और अगर आप नेशनलिज्म के फोर्सेस इंडिया के अंदर लिख सकते हो, तो वही फोर्सेस आपको पूरी दुनिया के अंदर लिखने हैं। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग अ पॉइंट। तो आपको क्या लिखना है साहब? ठीक है, तो आपको वही लिखना है कि नेशनलिज्म एक आ गया, एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले था, प्रेस का बहुत बड़ा रोल प्ले था, वहां पे एक एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट हुआ। खाली नेहरू, गांधी, पटेल की जगह आपको कोई और नाम मिल जाएगा, जैसे क्वामे कुमरा का नाम मिलेगा, या अब्दुल गमल नासिर का नाम मिल जाएगा, या सुकर्नो का नाम मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? तो घुमा फिरा के अगर आप देखोगे, खाली ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल होगा। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हेन वी सी द फैक्टर्स रिस्पांसिबल बिहाइंड डीकोलोनाइजेशन, तो डीकोलोनाइजेशन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पांसिबल थे। ये फैक्टर्स रिस्पांसिबल में कौन से मूलभूत फैक्टर्स थे जिसने वर्ल्ड के ऊपर पूरी तरह से इंपैक्ट किया? तो सबसे पहला जो इंपैक्ट होता है वो क्या होता है साहब? ठीक है, वो होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब अगर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद होगा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनफैक्ट वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स के अंदर बहुत क्लियर कट मेंशन किया था कि हमको कॉलोनीज के अंदर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लाना चाहिए। याद आया कि नहीं आया? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि कॉलोनीज को अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट करना चाहिए। और इसी के कारण हमको देखने को मिलता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते बहुत सारी कॉलोनीज के अंदर राष्ट्रवाद का उद्भव हो चुका था। पूरा का पूरा जो ईस्टर्न यूरोप है वो इंडिपेंडेंट होने की कगार के ऊपर आ चुका था। और ईस्टर्न यूरोप जब इंडिपेंडेंट होता है तो हमको देखने को मिला पूरे वर्ल्ड के अंदर भी अब धीरे धीरे आजादी की लड़ाई चालू हो जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर नेशनलिस्ट अपरेजिंग हो रहे हैं। भारत के अंदर हो रहे थे, श्रीलंका में हो रहे थे, बर्मा में हो रहे थे, सब जगह के ऊपर आपको नेशनलिज्म की पिपूड़ी बजने को देखने को मिलेगी। और वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी मदर कंट्रीज थे उनको कॉलोनीज चलाने बहुत ही इनफैक्ट महंगे पड़ रहे थे। क्लेमेंट एटली भी इनडायरेक्टली यही कंसीड करता है जब इंडिया की बात की जाएगी कि हमको अभी इंडिया चलाना सस्टेनेबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्यों? क्योंकि इंग्लैंड खुद पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि इंग्लैंड की इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी, और इंडिया जैसी कॉलोनी को चलाने के लिए उनको खर्चा चाहिए होगा। ये खर्चा अब कौन देगा? क्योंकि भारत के लोगों ने देने से तो मना कर दिया था। भारत के लोगों ने तो कह दिया था कि भाई वी विल नॉट पे यू सिंगल पेनी, हम तो आपके साथ सिविल डिसोबे करेंगे। और इनफैक्ट इंडिया के लोगों ने तो रिवोल्ट करने भी शुरू कर दिए थे। आपको पता होगा आरआईएन की म्यूटिनी होती है 1946 के अंदर। तो देयर वाज लेस पॉसिबिलिटी कि इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जो भी घटनाएं हो रही थी, वो घटनाएं भी इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी, जो उस टाइम पे प्रेशराइज करती है जो मदर गवर्नमेंट थी, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट थी, कि हमको अब कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट नहीं किया तो इट विल क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम इन द गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। गेटिंग माय पॉइंट? सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस केसेस वी फाइंड कि एक वर्ल्ड वॉर का भी एक आपका कारण बन गया, जिसके कारण आपका डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद आगे समझने की कोशिश करते हैं तो एक घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं अटलांटिक चार्टर। एक्चुअली अटलांटिक चार्टर की खासियत ये थी कि रूजवेल्ट और चर्चिल, इनफैक्ट अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे न्यू डील वाले, याद आया कि नहीं आया? एफडीआर कहते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को रिवाइव किया था, और चर्चिल इनफैक्ट जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। अब देखो, रूजवेल्ट उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर के अंदर घुसने की तैयारी कर दिए थे। क्यों किया था? क्योंकि जापान का अटैक होने की शक्यता हो रही थी और बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। तो रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में डिस्कशन हुआ, जहां पे रूजवेल्ट ने चर्चिल को कहा कि अगर आप अमेरिका का सपोर्ट चाहते हो तो आपको अपनी कॉलोनीज को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका थ्रू आउट द वर्ल्ड हिस्ट्री वो इस तरह से दिखावा करता है कि आपको डेमोक्रेसी देनी पड़ेगी, आपको लिबर्टी देनी पड़ेगी, आपको अपनी कॉलोनीज को फ्री करना पड़ेगा। फिर वही कॉलोनी के अंदर अमेरिका अपनी पपेट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करेगा और अपने मार्केट को कंट्रोल कर देगा, अपने रिसोर्सेज को वहां से निकाल देगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो भी हो कंडीशन, पर अमेरिका के हित में था कि कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिले, क्योंकि अमेरिका का दबदबा भी रहेगा, लाइजाफार की पॉलिसी भी इंप्लीमेंट हो पाएगी, और एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी बनेगा कि देखो अमेरिका के कहने के ऊपर हमको स्वतंत्रता मिली है, तो जो नया कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहा है उसके जो इमीडिएट लीडर्स होंगे वो अमेरिका की चाटुकारी जरूर से करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड, चाटुकारी तो होती है सब जगह के ऊपर, है ना? तो वी सी कि ये जो भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन के द्वारा आपको ये ऑटोनॉमी का कंसेप्ट भी आपको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिलेगा। ठीक है, सो वी सी द ऑटोनॉमी टू द कॉलोनीज का कंसेप्ट हुआ अटलांटिक चार्टर के अंदर। उसके बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। अब देखिए, कोल्ड वॉर जब होता है तो यूएसएसआर ने किया था कि ऐसा कोई भी कंट्री
ऐसा कोई भी कंट्री जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है और जो इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है, वेस्टर्न पावर्स के कंट्रोल में है, तो यूएसएसआर उसको मदद करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि यूएसएसआर ने जो गेम करने की कोशिश की, उसके कारण भी बहुत सारे मदर कंट्रीज को लगा कि अगर ये देश के अंदर क्रांति के द्वारा आजादी मिलेगी और रशिया के इन्फ्लुएंस के द्वारा आजादी मिलेगी, तो हमारा जो आफ्टर इंडिपेंडेंस रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो व्हाट हैपेंस कि इनफैक्ट जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्यों नेगोशिएशंस के द्वारा इंडिया को इंडिपेंडेंस देता है, ब्रिटेन क्यों इनफैक्ट नेगोशिएशंस के द्वारा इंडिया को इंडिपेंडेंट देता है, उसके पीछे का कारण ये है बिकॉज ब्रिटेन को लग रहा था कि अगर क्रांति हो गई, कोई बड़ा राड़ा हो गया, कोई ऐसा इश्यू हो गया, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, हमारे रिलेशंस पूरी तरह से स्प्लिट आउट हो जाएंगे। स्प्लिट आउट होने का मतलब समझ में आता है कि अब हम लोग ना बात ही करने की कंडीशंस में नहीं रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा, रशिया का प्रभाव वो देश के ऊपर बढ़ जाएगा, रशियन इन्फ्लुएंस विल बी मोर इन दैट कंट्री। और अगर रशिया का इन्फ्लुएंस वो कंट्री के ऊपर ज्यादा बढ़ता है तो इश्यू क्रिएट होगा अमेरिका के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। और उसके कारण कोल्ड वॉर जब चल रहा है 1945 से लेके ऑलमोस्ट 1991 तक, तो इस दौरान भी हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दिया जाता है क्योंकि प्रेशर टेक्निक्स भी होती है और बहुत सारी घटनाएं भी होगी। उसके सिवा 1960 के अंदर यूएन का डिक्लेरेशन हुआ था। अब देखो यूएन डिक्लेरेशन की खासियत क्या है आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। पर 1960 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर हैरोल्ड मैकमिलन। इन्होंने इनफैक्ट बहुत ही क्लियर कट अपना एजेंडा रख दिया था कि नाउ सूनर और लेटर ऑल द कंट्रीज शुड बी गिवन इंडिपेंडेंस, क्योंकि ब्रिटेन खुद ये हक में था। अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का हृदय परिवर्तन हुआ था, ऐसा हुआ था। तो याद रखेगा कि 1960s का ये पीरियड था, तब हमको मिलता है कि नाम जैसी बॉडी बन रही है। तो जब कोल्ड वॉर में यूएसए वर्सेस यूएसएसआर दो बड़े बड़े फोर्सेस उभर के आ रहे थे, उसके अगेंस्ट में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो भी उभर के आ रहा था, जहां पे आपके नेहरू जैसे लीडर्स थे, टीटो जैसे लीडर्स थे, अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। तो वो बॉडीज भी इनफैक्ट कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रही थी कॉमन मैन को अपने छोटी छोटी कॉलोनीज के अंदर कि हम लोग को भी लीड करना चाहिए, हमको भी इनफैक्ट आजादी मिलनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके कारण क्या हुआ कि यूएन के अंदर भी डिस्कशन होने शुरुआत हो गई और यूएन ने 1960 के अंदर डिस्कशन करते हुए फाइनली अपना एक रिजोल्यूशन पास करते हुए डिक्लेरेशन किया था कि इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए जितनी भी कॉलोनीज है उन सबको। तो क्या होता है कि 1960s तक आते आते बहुत सारे आपके इनफैक्ट है ना छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हुए थे। कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे, कुछ छोटे थे, जैसे अफ्रीकन यूनियन है, अरब लीग हो गया, नाम जैसी बॉडीज बन रही थी, यूएन खुद हुआ करता था। तो ये सब सिचुएशन में ये जो प्रेशर ग्रुपिंग्स थे, इन्होंने भी अपना धक्का लगाया और उसके कारण क्या हुआ कि डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस अब फास्ट होने की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो डीकोलोनाइजेशन को जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जब हम लोग डीकोलोनाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डीकोलोनाइजेशन के पीछे कितने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, जिन्होंने ये प्रोसेस को बढ़ाया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना पॉइंट आपको फैक्टर सेंट्रिक समझ में आ गया कि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत ही मतलब है ना थोड़ा हमारा स्पीड भी है, बट कहने का मतलब यही है कि जो पॉइंट्स हमने समझा हुआ है पीछे, तो उसको हम लोग है ना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी घटनाएं जो है मतलब ये आगे के 2-3 पॉइंट है, हमने इतना डिटेल में पढ़ा हुआ है कि बात मत करिए। ठीक है, खाली बाकी जो है वो कोल्ड वॉर का टॉपिक ही बाकी है। गेटिंग माय पॉइंट? यूएन जो है ये आईआर के अंदर का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है, तो आपको आईआर के अंदर जो भी टीचर पढ़ाएंगे उनके पास आप पढ़ सकते हो, है ना। अगर मुझे समय मिला तो कुछ थोड़ा बहुत आपको आईआर में भी समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी दुनिया के इतिहास में क्या क्या बदल रहा है, उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 3 जगह थी जहां पे डीकोलोनाइजेशन हुआ। कौन सी जगह थी, तो ये 3 कंटिनेंट के रूप में हम लोग देख सकते हैं। एक तो था आपका एशिया, दूसरा कौन सा था साहब, ठीक है, अफ्रीका, और तीसरा कौन सा था आपका अमेरिका। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? अब अमेरिका का तो मैंने इसके अंदर भी कवर नहीं किया हुआ है, मैंने खाली 2 कॉन्टिनेंट्स का कवर किया हुआ है, एशिया और अफ्रीका। और एशिया और अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अब पहले अफ्रीका को देखते हैं। पहले अफ्रीका को देखते हैं कि अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, हाउ इट टुक प्लेस, और उसके इनसाइड स्टोरी, इसके अंदर क्या जिम्मेदार थे, फोर्सेस क्या जिम्मेदार थे, उसके डिटेल वे के अंदर थोड़ा बहुत एक मैक्रो ओवरव्यू लेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको पिन किया हुआ दिख रहा है ना सब लोग को, है ना। पूछा गया है कि द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन वेस्ट अफ्रीका वर लेड बाय द न्यू एलीट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स एग्जामिन। ठीक है, एग्जामिन करने का पूछा गया। अब जब एग्जामिन होता है मतलब क्या है, पोस्टमार्टम करने का उसका। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको देखना है कि भाई वेस्टर्न एजुकेटेड लोग कौन थे। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट को किसने लीड किया था, आप मुझे बताइए। इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड करने वाले लोग कौन थे, वर द इंडियन एजुकेटेड और वर द वेस्टर्न एजुकेटेड। गांधी वाज इंडियन एजुकेटेड और वेस्टर्न एजुकेटेड, अंबेडकर वाज इंडियन एजुकेटेड और वेस्टर्न एजुकेटेड, नेहरू वाज इंडियन एजुकेटेड और वेस्टर्न एजुकेटेड, पटेल इंडियन और वेस्टर्न। आप देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है साहब, पूरा का पूरा ओल्ड वन इन न्यू बॉटल था। मुझे तो पता नहीं, ये क्वेश्चन देके बहुत सारे बच्चे चकमा खा गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि क्या हो गया हमारे साथ। गेटिंग माय पॉइंट? तिलक के पास वेस्टर्न एजुकेशन था, क्योंकि वो भी मॉडर्न एजुकेशन के हिमायती थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने 1880s के अंदर अंग्रेजी मीडियम की स्कूल भी खोली थी, पर वो नेशनलिस्ट कंट्रोल में चाहते थे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो कहानी क्या है, तिलक 1920 में मारे भी गए, उनका तो मृत्यु हो गया 1920 में, है ना, 1 अगस्त के दिन। तो उसके बाद फिर नेशनल मूवमेंट ज्यादा और पॉपुलर हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? तो तिलक एक आध 2 क्वेश्चन को छोड़ के आप देखिए
ज्यादातर आपको वेस्टर्न एजुकेटेड ही मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब प्रश्न ये आता है कि अगर आपको यही क्वेश्चन इंडिया में पूछा जाए तो आप आराम से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया वर लेड बाय द न्यू एलीट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस एग्जामिन। हाँ, यही क्वेश्चन को खाली इंडिया में डाल दे तो आप आराम से लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि न्यू एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल न्यू एलीट में कौन था? 1920 के बाद जो भी लोग आए साहब, ठीक है, वो सबके सब न्यू एलीट्स के रूप में पहचाने गए, उन्होंने नेशनल मूवमेंट को आगे किया। अब एग्जामिन करने की बात की गई है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में मैं जरूर से कहूंगा कि भाई इसमें लोकल लोग भी थे, सबके सब एलीट लोग नहीं थे, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट भी थे, रिवॉल्यूशनरीज भी थे, जिन्होंने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को चलाया। पर अफ्रीका के अंदर हम लोग जब देखते हैं तो अफ्रीका नाम का जो कॉन्टिनेंट है, जिसको इन लोग ने पूरी तरह से कॉलोनाइज किया था बाय द बर्लिन कांग्रेस ऑफ 1878, और 1878 की घटना के बाद जितना भी अफ्रीका के अंदर इन्होंने पकड़ बना के रख दी थी अंडर द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, हमने देखा था स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका के द्वारा पूरी तरह से अफ्रीका को जो कॉलोनाइज किया जाता है, अब उसको किस तरह से लोग तोड़ेंगे और कौन से इनफैक्ट फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा अफ्रीका को जनरलाइज करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक का इंडिपेंडेंट देखने की कोशिश करेंगे कि भाई फ्रेंच अफ्रीका में क्या हुआ, या इजिप्ट में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, अंगोला में क्या हुआ, रोडोशिया में क्या हुआ, कॉन्गो में क्या हुआ। ठीक है, तो उसके लिए तो फिर आपको है ना अफ्रीकन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम देनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो सिलेबस के बाहर चला जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि खाली जनरलाइज देखेंगे। जनरलाइज क्यों देखना है? क्योंकि ज्यादातर अफ्रीका के अंदर ऐसे तो डाइवर्सिटी बहुत है, मतलब अफ्रीका इज फुली डाइवर्स कॉन्टिनेंट, बट वी सी कि ये जो वेस्ट अफ्रीका का जो टॉपिक पूछा गया है, ये जो वेस्ट अफ्रीका का जो टॉपिक पूछा गया है, यहाँ पे आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है, व्हाट डज इट ट्राइज टू पोर्ट्रे, और ये क्यों कहना चाहता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो उन सब दोनों टॉपिक को समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीका के अंदर नेशनल मूवमेंट क्यों हुआ और अफ्रीका में कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका की जब हम लोग बात करेंगे तो अफ्रीका के अंदर नेशनलिज्म फैलने के पीछे 3-4 कारण थे। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तो था नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म क्यों आता है समझ में आया कि नहीं आया? तो नेशनलिज्म क्यों आता है साहब? लीडर्स का रोल होता है, समझे कि नहीं समझे? हिस्ट्री का रोल होता है, उसके बाद एजुकेशन आता है, एजुकेशन के साथ साथ क्या होता है, प्रेस का डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है साहब? तो जो इंडिया के अंदर हुआ था वो सब का सब आपको यहाँ पे मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दूसरा क्या था कि कॉलोनी के रूप में आपका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो एक्सप्लॉयटेशन के बारे में EXPLOI, ठीक है, आपका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशन को इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि देखो हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इनफैक्ट इसके पीछे हमारी जो यूरोपियन कंट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है। गेटिंग अ पॉइंट? तो यूरोपियन पावर जो है वो यूरोपियन पावर का एक ट्रू कैरेक्टर लोगों को पता चल गया था, और यूरोपियन कैरेक्टर जो पावर का ट्रू कैरेक्टर पता चल गया था उसके कारण फिर यूरोपियन ज्यादा टिक नहीं पाए, जैसे इंडिया के अंदर हुआ। तो वैसा ही आपको अफ्रीका के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कि अफ्रीका के अंदर कौन से फैक्टर्स थे और अफ्रीका में नेशनल मूवमेंट कब बढ़ा है। तो याद रखेगा कि अफ्रीका में ओवरऑल नेशनल मूवमेंट बढ़ता है 20th सेंचुरी के दौरान। 20वीं शताब्दी तक आते आते इनफैक्ट अफ्रीका का पूरी तरह से नेशनलिज्म की शुरुआत होगी। बहुत सारे लीडर्स आएंगे, बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रवाद के विचारधारा दिए, बहुत सारे लोगों इनफैक्ट मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा आगे चलेंगे। क्यों मॉडर्न एजुकेशन? क्योंकि ये सब के सब वेस्टर्न एजुकेशन के ही प्रखर हिमायती थे, जैसे यहाँ पे राम मोहन रॉय जैसे लोग हुआ करते थे। और इनफैक्ट जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर के बाद तो डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया बहुत आगे चलती है। बीसी के 1960 तक आते आते यूएन जो था उसने ईयर ऑफ अफ्रीका को डिक्लेयर किया था, यूएन डिक्लेरेशन, अभी आपने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और धीरे धीरे करके अफ्रीका के लोगों को लग रहा था कि हम सब एक है, हमको एक होना चाहिए। तो पैन अफ्रीकन आइडेंटिटी आती है, जैसे हमने रशिया के अंदर पढ़ा था, रशिया ने क्या किया था, पैन स्लेविज्म, याद आया कि नहीं है आपको? तो अफ्रीका के अंदर भी इनफैक्ट ये जो पैन अफ्रीकन आइडेंटिटी है कि हम सब अफ्रीकन हैं, वी आर ऑल ऑफ द सेम ओरिजिन पीपल, द यूरोपियंस आर ट्राइंग टू रूल ओवर अस, द यूरोपियंस आर ट्राइंग टू डिवाइड अस। तो ये सब सिचुएशन में क्या हुआ कि आपकी एक अफ्रीकन आइडेंटिटी बनी। जब अफ्रीकन आइडेंटिटी बनेगी तो क्या होगा साहब, राष्ट्रवाद बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सब सिचुएशन में आपका राष्ट्रवाद बढ़ा। और फिर 1950s के बाद यूएसएसआर ने फंडिंग देने की शुरुआत की और यूएसएसआर ने कहा कि आप समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। गेटिंग माय पॉइंट? अब जब यूएसएसआर बीच में आएगा तो अफ्रीकन सोशलिज्म का कंसेप्ट आएगा। अफ्रीकन सोशलिज्म का कंसेप्ट जब पॉपुलर होगा तो क्या होगा साहब, तो जितने भी आपके यूरोपियन कंट्रीज है वो आर सपोर्टेड बाय द कैपिटलिस्ट फोर्स, तो उसके सामने क्या होने वाला है साहब, समझे कि नहीं समझे? तो आपका इनफैक्ट मूवमेंट चालू होगा, और ये मूवमेंट के भाग रूप अफ्रीका के अलग अलग रीजन्स में क्या देखने को मिलता है साहब, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की शुरुआत होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग अफ्रीका के अंदर देखते हैं वो है रोल ऑफ लीडर्स। लीडर्स का रोल क्या था? ठीक है, अब लीडर्स का रोल क्या था, तो अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लीडर्स ने अपना रोल प्ले किया है। जैसे इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है क्वामे कुमरा। नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? ठीक है, तो क्वामे कुमरा जो है वो मूलभूत रूप से आपको यहाँ से मिलेंगे, घाना के लीडर्स मिलेंगे। गेटिंग अपॉन? एंड इनफैक्ट घाना जो है इट वाज वन ऑफ द मेन पार्टनर्स इन द नॉन अलाइन मूवमेंट। आपने नाम सुना होगा, नेहरू जी के साथ ही इनफैक्ट ये भी हुआ करते थे और इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इन द नॉन अलाइनमेंट। गेटिंग अपॉन? ये भी वेस्टर्न एजुकेटेड थे जस्ट लाइक नेहरू। नेहरू भी क्या थे साहब, वेस्टर्न एजुकेटेड थे कि नहीं थे? इनका भी एजुकेशन वकील के रूप में था। इनका भी एजुकेशन हम लोग देखेंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन था, बाहर फॉरेन से इनफैक्ट इनको
काफी नॉलेज गेन हुआ था और इनको लग रहा था कि हमको हमारे लोगों को इंडिपेंडेंट करना चाहिए। अब देखिए, अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले अफ्रीका के अंदर ब्रिटिश कॉलोनीज का कॉलोनाइजेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग डीकॉलोनाइजेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फ्रेंच डीकॉलोनाइजेशन हुआ। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा बहुत समझेंगे। फ्रेंच डीकॉलोनाइजेशन कहाँ कहाँ होगा, ये वाले रीजन में होगा, मतलब आज का मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, वो वाले रीजन के अंदर आपको मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। फिर उसके सिवा हम लोग जब देखते हैं तो आपका जो ब्रिटिश है वो ब्रिटेन में ये लाल वाला मिलता है, समझे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अफ्रीका के अंदर दो कंट्रीज आपको मिलेंगे, एक तो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर इजिप्ट का इंडिपेंडेंस होना और साथों साथ आपको इनफैक्ट गोल्ड कोस्ट नाम का एक कंट्री मिल रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साहब, है ना? जूम कर देता हूँ, वो भाई साहब को अगर याद होगा तो उनको भी याद रह जाएगा कि जूम आता है सर को, है ना? तो ये जो गोल्ड कोस्ट वाली जो जगह है साहब, ये गोल्ड कोस्ट वाली जगह पे सबसे पहले इनफैक्ट आपका नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होगी। गेटिंग माय पॉइंट। ये गोल्ड कोस्ट मतलब आज की तारीख में उसको क्या कहते हैं साहब, उसको घाना के रूप में पहचाना जाता है, समझे आप लोग। ठीक है, सो वी सी कि घाना नाम की जो जगह है जहां से आपके क्वामे कुमरा बिलोंग करते थे, जिन्होंने अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट को कहीं ना कहीं इनफैक्ट है ना मोटिवेट करने के लिए और घाना के अंदर जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाया तो घाना ने पूरे अफ्रीका को एक नई दिशा दी। एक्चुअली ये घाना और इजिप्ट दोनों पैरेलल हो रहा है। इजिप्ट 1954 के आसपास हुआ, घाना 57 में हुआ। इजिप्ट की इंपैक्ट अफ्रीका के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि वो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है, बीच में सहारा आ जाता है, सहारा आता है कि नहीं आता है साहब, है ना? तो इट वाज नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनटू द अदर रीजंस। बट जब यहाँ पे घाना की शुरुआत हुई इंडिपेंडेंस की, तो उसके कारण ये आजू बाजू के जितने भी कंट्रीज थे अफ्रीका के, वो धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंस गेन कराने के लिए आंदोलन चालू करेंगे। ठीक है, सो वी सी कि घाना बिकेम द टॉर्च बेरर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट। पहला तो पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि घाना सबसे पहले इनफैक्ट दिशा दिखाने वाला एक प्रदेश बनता है जिसने अफ्रीका के नेशनल मूवमेंट को आगे दिखाने की कोशिश की। गेटिंग माय पॉइंट। अब कौन कौन लीडर्स है, ये सब के सब अगर आप देखोगे तो सूट बूट पहन के खड़े हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, जोमो केनियाटा, केनिया के इनफैक्ट सबसे पहले लीडर जिन्होंने कीनिया को इंडिपेंडेंस कराया। क्वामे कुमरा इनफैक्ट, ठीक है, जो आपके घाना के लीडर हुआ करते थे। जूलियस न्यारे इन तांजानिया, लियोपोल्ड सेंगर, ठीक है, जो आपके सेनेगल के अंदर थे। फेलिक्स हुपोटेट, कोट आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट आपके घाना के बाजू वाले ही रीजन है। तो वी सी कि इतने सारे आपको बहुत सारे लीडर्स मिलेंगे। ये सब के सब अगर आप फोटो भी देख रहे हो तो सबके सब वेस्टर्न एजुकेटेड थे कि नहीं थे साहब, है ना? किसी ने फकीर बन के आंदोलन नहीं किया था अफ्रीका के अंदर। तो उससे हमको समझ में आता है कि ये वो लोग थे जिन लोग को इनफैक्ट वेस्टर्न एजुकेशन मिला था और इनके इनफैक्ट फैमिली कंडीशंस काफी अच्छी हुआ करती थी। ये काफी इलीट इनफैक्ट सेक्शन से बिलोंग करते थे। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन इनफैक्ट गेन किया था इन द वेस्टर्न वर्ल्ड और वहां पे लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी देखा तो इनको लग रहा था कि हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी यहाँ पे इनफैक्ट है ना आजादी मिलनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। 1930 के दशक में अफ्रीका के अंदर एनलाइटनमेंट आने की शुरुआत हो जाती है। तो वी फाइंड कि जैसे इंडिया के अंदर 1885 में हुआ था, वो प्रोसेस अफ्रीका में 1930s के बाद आना शुरू हुआ। 1885 में इंडिया में कांग्रेस बन गई थी साहब, याद आया कि नहीं आपको? उसमें भी इलीट लोग थे, उसमें भी वेस्टर्न एजुकेटेड लोग थे कि नहीं थे साहब? जब कांग्रेस बनती है सबके सब है ना मालदार पार्टी लोग थे, सबके सब जमींदार थे, वेस्टर्न एजुकेशन थे। दादा भाई नवरोजी तो अपना आधा जीवन लंदन के अंदर बिताया। गेटिंग माय पॉइंट। तो वही कंडीशन आपको अफ्रीका के अंदर मिलेगी। घुमा फिरा के आप जब देखोगे तो पूरा आपको है ना सिचुएशन सेम दिखेगा, खाली थोबड़ा बदल जाता है और फिर उनका नाम बदल जाता है, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होता है। और अफ्रीका एक कंटिनेंट के रूप में देखोगे तो आपको अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि उनके जो लीडर्स थे, ये लीडर्स ने मोटिवेट किया वहां के लोगों को। वहां के जो आम आदमी थे उनको कहा कि तुम्हारे जीवन के अंदर दुख है, वो दुख का कारण हम नहीं है, हम तुम्हारे दुख का कारण जो है वो गोरे लोग है और गोरे लोग को हटाना हमारे लिए काम करना होगा। इन्होंने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, इन्होंने ही अपने न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, वही घुमा फिरा के पुरानी चीज जो हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर लिखी है साहब। ठीक है, और इन्होंने इनफैक्ट लोगों को बताया कि तुम्हारे सोरोस का जो कारण है वो सोरोस का कारण कान था। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिल रहा है कि अफ्रीका का जो नेशनल मूवमेंट चला, ये नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सारे स्ट्रक्चरल इनफैक्ट सिमिलरिटीज मिलेगी व्हेन यू कंपेयर विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया दोस्त, है ना? फर्स्ट पॉइंट यू गॉट द पॉइंट कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण हुआ करते थे। अब क्या होता है कि अफ्रीका के अंदर सबसे पहले आपका जो घाना है वो घाना इंडिपेंडेंट होगा। वेस्ट अफ्रीका के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है? नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट हुआ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। वेस्ट अफ्रीका में घाना इंडिपेंडेंट होगा और घाना में ये क्वामे कुमरा का नाम याद रखेगा, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली आपको उनका पिक्चर याद रह जाएगा, ठीक है? ये शाल वाले बाबा जो है वही है, ठीक है? अब देखिए इनकी स्टोरी क्या है। जब इन्होंने अपने इंडिपेंडेंस गेन की घाना ने, तो घाना ने क्या किया, उंगली चला दी, समझे कि नहीं समझे, कि देखो हम आजाद हो गए ना। मथुरा दास का पिक्चर याद है कि नहीं पता आपको? ठीक है, मुझे छुट्टी मिल गई, मुझे छुट्टी मिल गई। और फिर मथुरा दास को छुट्टी मिलेगी तो क्या होगा, गेटिंग माय पॉइंट, फिर सब लोग छुट्टी के लिए अप्लाई कर देंगे। तो अफ्रीका के अंदर भी यही सिचुएशन थी। जैसे ही घाना को इंडिपेंडेंस मिला 1957 के अंदर, उसके बाद है ना छड़ी लग जाती है। छड़ी लगना मतलब समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज एक के बाद एक डिमांड कर रहे हैं अपने कॉलोनियल पावर्स के सामने और उनको कह रहे हैं कि हमको इनफैक्ट है ना आजादी चाहिए। अब क्या हो रहा है कि यूएन पिक्चर में आ गया।
सबसे पहले घाना के अंदर ये वेस्टर्न लीडर्स ने आंदोलन किया, अलग अलग स्टेट्स के अंदर कर रहे थे, कोई सेनेगल में कर रहा था, कोई टांजानिया में कर रहा था, कोई कीनिया के अंदर कर रहा था, ऊपर नॉर्थ के अंदर नसीर कर रहे थे। नसीर कहाँ पे कर रहे थे आपके, ठीक है, इजिप्ट के अंदर कर रहे थे। तो ये सब सिचुएशन में क्या हो गया साहब, ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिल रहा है कि पूरा अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट जो है वो नेशनल मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा स्पार्क हो गया। स्पार्क होता है तो यूएन बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि यूएन भी चाहता था, बहुत सारे कंट्रीज थे यूएन के अंदर, वो भी चाहते थे कि अफ्रीका को इंडिपेंडेंट मिलनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अब अफ्रीका को इंडिपेंडेंट मिलनी चाहिए, उसके कारण 1960 के अंदर ये यूएन के अंदर इनफैक्ट हमको देखने को मिलता है कि एक ईयर ऑफ अफ्रीका डिक्लेयर किया गया। तो घाना वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने कहीं ना कहीं पुश किया अफ्रीकन डीकोलोनाइजेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो इलीट पीपल थे नो डाउट इनफैक्ट, बट उन्होंने जो अपना मास मूवमेंट चलाया और वहां पे इनफैक्ट आंदोलन किया, उसके कारण हमको इंडिपेंडेंस की एक छड़ी देखने को मिलेगी। अब क्या होता है कि इनिशियली 17 कंट्रीज अफ्रीका के फ्री हुए इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, पहले 4-5 साल के अंदर, और ये 15-17 कंट्रीज जब इंडिपेंडेंट हुए अफ्रीका के अंदर, वो सबके सब यूएन में बैठ गए। अब उन्होंने कहा कि देखो हम आजाद हो गए, पर हमारे और 15-20-50 भाई है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए, हम चाहते हैं कि आप उनको इंडिपेंडेंट कराओ। तो व्हाट हैपेंस, घाना के बाद उसके और भी ब्रदर थे, वो लोग भी अफ्रीका के अंदर रिप्रेजेंटेटिव बन के गए, कहां पे, यूएन के अंदर। और यूएन में जाने के बाद धीरे 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 लोगों को इनफैक्ट मोटिवेट किया, लोगों को अवेयर कराया कि देखो हमारे अफ्रीकन कॉलोनीज की कंडीशन क्या है। और इसी के कारण ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्पीच दी, बहुत ही फेमस स्पीच थी ये यूएन डिक्लेरेशन के रूप में, जहां वो कहते हैं कि द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियस इन अफ्रीका इज अ पॉलिटिकल फैक्ट। ये सच्चाई है, आज नहीं तो कल अफ्रीका पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने वाला है। गेटिंग अ पॉइंट? ऊपर से उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका करके जो कंट्री है, कौन सा है, साउथ अफ्रीका करके जो कंट्री है, वहां पे व्हाइट गवर्नमेंट आपके जो अफ्रीका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनको परेशान कर रही थी। आपने ध्यान रखा होगा अफ्रीका के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो साउथ अफ्रीका के अंदर 1990 तक आपको ये कंडीशन मिलेगी साहब, ठीक है, 1990 तक हमको अफ्रीका के अंदर ये कंडीशन मिलती है, जहां पे इनफैक्ट जो माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी के ऊपर हावी हो रहा था। गेटिंग अ पॉइंट है ना? तो Afrikaner was a kind of a community of the white people and they were using the policy of aparthism। aparthism की पॉलिसी के रूप में इनफैक्ट जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जातीय भेदभाव था, नस्ल भेद था, इनफैक्ट रेसिज्म हुआ करता था नस्ल के आधार के ऊपर। तो ये सब सिचुएशन में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मूवमेंट चलता है और यूएन बिकेम द मेन बॉडी। तो इनफैक्ट आप देखिए, हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे कल के क्लास के अंदर कि यूएन का सिग्निफिकेंस क्या है इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 phenomena। UN became one of the major forces that was responsible behind the decolonization। Had it not been the United Nations, I would say a collective voice would not have been echoed in the world। अगर यूएन जैसी संस्था नहीं होती तो कलेक्टिव वॉइसेस इकट्ठे नहीं हो पाते, और कलेक्टिव वॉइसेस जब इकट्ठे नहीं हो पाते तो आपकी आवाज कोई सुनता नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली इनफैक्ट आवाज लगाओगे तो आपकी पिपुली नहीं बजेगी साहब, है ना? आपको कलेक्टिविज्म चाहिए, यूएन ने वो कलेक्टिविज्म दी है। भरे दुखी देश हो, बहुत ही कंगाल देश होंगे, जिनकी कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी, उसके बावजूद भी यूएन ने वो प्लेटफॉर्म दिया है। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है कि अतिशयोक्त हो जाते हैं, वी थिंक कि यूएन जैसी बॉडी क्या कर देगी, ये वो फला ढीमका। भाई इन्होंने इनफैक्ट है ना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इन्होंने आवाज देने की शुरुआत की। और देखो यूएन तो बना, यूएन ने इनफैक्ट आवाज दी, और 1962 में जब नाम बनता है, 1961 के अंदर जब बेलाग्रेड के अंदर नाम बनेगा, तो नाम ऑल्सो गिव द वॉइस टू द अफ्रीकन कंट्रीज। नाम ने भी यही कहा कि इनफैक्ट हम आपको आवाज देंगे, आप हमारे साथ जुड़िए। तो इसके कारण जितने भी अफ्रीका के कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए, मेजोरिटी बिकेम द नाम ऑफ मेंबर ऑफ द नाम। इनफैक्ट नाम आप आज की तारीख में भी देखोगे, यूएन के बाद सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 120 से ज्यादा कंट्रीज एक टाइम के ऊपर नाम के मेंबर हुआ करते थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उससे हमको समझ में आता है साहब कि यूएन के बाद अगर कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो नाम है। नो डाउट डिफंक्ट हो चुका है, पर नाम का आज की तारीख में भी रेलेवेंस है। ठीक है, कभी समय मिला तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नाम इन द प्रेजेंट डे एंड व्हाई नाम इज सिग्निफिकेंट इवन इन द, आई वुड से, मल्टीपोलर वर्ल्ड। क्योंकि जब मल्टीपोलरिज्म हो रही है, दुनिया के अंदर अलग अलग ध्रुव उभर के आ चुके हैं, जो पावर सेंटर्स के रूप में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे नॉन अलाइनमेंट रखना बहुत जरूरी है साहब, ठीक है? वरना तो क्या होगा कि आपका नॉन अलाइनमेंट नहीं रखोगे और कुछ ज्यादा अलाइनमेंट हो गया तो गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी। गेटिंग अ पॉइंट है ना? तो वी सी की बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर से मिलेगी साहब, है ना? देखो फॉरेन मिनिस्टर साहब का अपना खुद का ओपिनियन होता है, प्रतीक नायक का खुद का भी ओपिनियन है। गेटिंग अ पॉइंट? चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। आई रिस्पेक्ट हिज पॉइंट्स, इनफैक्ट उनके तो अपने खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी है, बट हम लोग एकेडमिकली जब नाम की बात करते हैं तो नाम का बहुत सारा सिग्निफिकेंस मिलेगा, एटलीस्ट इन द एकेडमिक्स। प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर आपको ना मिले तो वो बात अलग है, चलिए, क्योंकि डिप्लोमेसी बहुत ही अलग ही गेम है। वो आप जाओगे फॉरेन सर्विसेज के अंदर तो आपको समझ में आएगी। हमको तो क्या यूपीएससी पास करनी है तो कर दे भाई साहब, है ना? अगर 2-3 पॉइंट डाल देंगे इंटरव्यू बोर्ड के अंदर तो बोर्ड भी खुश हो जाएगा, चलिए भाई चलो ये बंदा थोड़ा ठीक सोचता है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे साहब, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अफ्रीकन नेशनलिज्म। लेट मी कम बैक, है ना? अफ्रीकन नेशनलिज्म। अब क्या हुआ, आप समझने की कोशिश करो कि अफ्रीका का नेशनलिज्म जो है, अफ्रीका का नेशनलिज्म है, वो यूएन के कारण बढ़ा।
यूएन के साथ साथ हम लोग को देखने को मिला नाम जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके कारण भी बढ़ेगा, और पूरे वर्ल्ड के लीडर्स को अब ध्यान रखना पड़ रहा है कि अफ्रीका के नेशनलिज्म बढ़ गई है। ब्रिटेन जो इनफैक्ट अफ्रीका को 50% से ज्यादा कॉलोनाइज किया हुआ कंट्री था, उसका प्राइम मिनिस्टर अब बोल रहा है कि भाई अफ्रीका के अंदर नेशनल मूवमेंट चल रहा है, हमको आज नहीं तो कल यहाँ से निकलना पड़ेगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में 1960 तक आते आते बहुत सारे आपके फ्रेंच कॉलोनीज अफ्रीका के अंदर हुआ करते थे, उन सबको इंडिपेंडेंस मिलती है। ठीक है, तो 1960 को ईयर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। शुरू तो हुआ था घाना से, मैंने आपको बताया आइवरी कोस्ट से, बट उसके बाद वी फाइंड मल्टीपल कंट्रीज विच वर अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, उनको इंडिपेंडेंस मिलेगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रेंच ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, तो उससे भी हमको समझ में आता है कि काफी सारा एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट इफेक्ट पड़ेगा। उसके सिवा हमको क्या देखने को मिला? अफ्रीका के अंदर खुद का राष्ट्रवाद तो था ही। अब अफ्रीका का खुद का राष्ट्रवाद कहां से आएगा? ठीक है, अफ्रीका के अंदर मोटिवेशनल फैक्टर्स जो नेशनलिज्म के आएंगे वो दो कंट्रीज लेके आते हैं। कौन सा? एक तो इथियोपिया और दूसरा लाइबेरिया। अब देखो ये क्यों आता है। इथियोपिया ने 1896 के अंदर, मैंने आपको बताया था, इटली को हराया था, याद आया कि नहीं आया? 1935 के अंदर जब मुसोलिनी ने फिर से इसके ऊपर अटैक किया, तो इथियोपियंस ने गुरिल्ला वॉरफेयर कर दिया था, याद आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो वी सी कि इथियोपियंस वर दी वंस जिन्होंने कंटिन्यूअसली फॉरेन रूल को रेजिस्ट किया है। दे हैव शोन टू द अफ्रीकन पीपल दैट हाउ वी कैन रेजिस्ट दी होल फॉरेन रूल। इनफैक्ट आज की तारीख में जब अफ्रीकन यूनियन के साथ इंडिया का संगठन हुआ, इंडिया अफ्रीका फॉरेन समिट बनती है, इंडिया अफ्रीकन यूनियन की जब बात हुई, तो एडिस अबाबा जो आपका इथियोपिया का जो कैपिटल है, वहां पे ही आपके हेडक्वार्टर्स के रूप में उसको एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, क्योंकि इथियोपिया ने पूरे अफ्रीकन जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखने के लिए आखिर तक फाइट की थी, और इसके लिए इथियोपिया और लाइबेरिया भी इनफैक्ट आपका अफ्रीका के अंदर ही आपको प्रदेश मिलेगा, उसने इनफैक्ट लोगों को दिशा दिखाई है कि हम कैसे राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम कभी सर झुकाएंगे नहीं साहब, एंड मोमेंट तक लड़ते रहेंगे। इटली ने दूसरी बार जब प्रयत्न किया 1935 में, तो उसको पार्शियल सक्सेस मिला, बट 1896 के अंदर तो इटली को इन्होंने धूल चटा दी थी। हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे विक्टर इमैनुअल ने प्रयत्न किया था, इटली के राजा ने, बट उनका है ना वो पानी पीने नहीं देते इथियोपियंस। तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिला कि अफ्रीकन नेशनलिज्म पहले से चल रही थी। उनको पता था कि हमारे कुछ भाइयों ने इनफैक्ट फॉरेनर्स की पिपुड़ी बजाई है, हमको यही करना है। होता यह है कि 1950 तक आते आते जब वर्ल्ड वॉर खत्म होते हैं, उसके बाद आपका अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होगी। क्यों होगी? क्योंकि घाना 1957 में इंडिपेंडेंट होगा। किसकी अध्यक्षता में होगा? क्वामे कुमरा, वेस्टर्न एजुकेटेड इलीट एजुकेटेड पर्सन, अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनफैक्ट वहां की लोकल बॉडीज भी बनेगी बहुत सारी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी कि उसके कारण कास्केडिंग इफेक्ट आया, और अफ्रीका के अंदर पैन अफ्रीकनिज्म की आइडेंटिटी तो कब से चल रही थी। ये पैन अफ्रीकन आइडेंटिटी जो है उसको पॉपुलर कराने वाले कोई जेंटलमैन थे, वो भी थे क्वामे कुमरा। ठीक है, उन्होंने ही कहा कि हम सब भाई है, देखो कलर सबका सेम है, थोबड़ा सबका सेम लगता है, नाम सबका सेम है, गेटिंग अपॉन कल्चर सबका सेम है, तो लेट अस बी यूनाइटेड एंड लेट अस फाइट अगेंस्ट द फॉरेनर्स, लेट अस फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन दैट इज बीन मेटेड आउट ऑन अस। हमारे ऊपर जो दबाव किया जा रहा है उन सब के ऊपर हमको फाइट करना है। गेटिंग अपॉन? तो ये जो पैन अफ्रीकनिज्म की विचारधारा है, वो पहले ऑन पेपर के ऊपर एग्जिस्ट किया करती थी। ऑन पेपर मतलब खाली एक था, उसको प्रैक्टिकली आगे चलाने वाले कोई जेंटलमैन थे, तो वो भी क्वामे कुमरा ही थे। इनफैक्ट ये वही क्वामे कुमरा है जिन्होंने अफ्रीकन सोशलिज्म का भी सहारा लिया, और उन्होंने कहा कि देखो हम कैपिटलिस्ट फोर्सेस के जैसे नहीं है, हमको हमारे भाइयों का ध्यान रखना है। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो पैन अफ्रीकनिज्म की विचारधारा है, अफ्रीकन सोशलिज्म की जो विचारधारा है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पॉपुलर होगी। और इनफैक्ट जो आपकी पैन अफ्रीकनिज्म की जो आइडेंटिटी है, उसको लेके क्वामे कुमरा से लेके इनफैक्ट आपको जूलियस नेरे मिलेंगे जो टेंजानिया के लीडर थे, ये इसके भी पहले आपको विलियम डुबोइस, ये सब लीडर्स है लोकल, पर आपको एटलीस्ट इनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इनफैक्ट है ना पूरी तरह से इनफैक्ट अफ्रीकन आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए फाइट की थी। इनफैक्ट इन्होंने ही उस दौरान इनफैक्ट आइडेंटिटी बताई थी कि अफ्रीका शुड बी ओनली फॉर द अफ्रीकन, यहाँ पे कोई गोरा नहीं होना चाहिए। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, उन सब ने इनफैक्ट एक ही चीज के ऊपर फोकस किया है। और जब ये पावर के ऊपर आए, जब इन्होंने इनफैक्ट घाना के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया, व्हेन ही स्टार्टेड रूलिंग ओवर घाना, तो उन्होंने सोशलिज्म की अपनी पॉलिसीज अपनाई। देखो सोशलिज्म की पॉलिसी अपनाएंगे, उसके कारण उनको देख के बहुत सारे कंट्रीज मोटिवेट होंगे, और बाजू का उनका जो नेबर होगा उसको भी लगेगा कि हमको भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वी शुड आल्सो डू द सोशलिस्टिक पॉलिसीज आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंट, है ना। तो एक मॉडल स्टेट के रूप में घाना बनता है। एक्चुअली घाना became the torch bearer of all the Western African national movement। और ये क्वेश्चन इसी के कारण इन्होंने पूछा था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इश्यूज पूरे अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट में चलेंगे। घाना और इनफैक्ट ऊपर इजिप्ट में तो गमीर नासिर ने थोड़ी बहुत क्रांति भी की थी, बट ये तो बहुत ही पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में आपको एक चीजें मिलेगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई जितने भी अफ्रीकन है वो सब इकट्ठे होने चाहिए। अगर हम लोग डिवाइडेड है तो हम लोग टूट जाते हैं ना, संगठन में ही शक्ति है, ये चीज कहते हैं ना कि अवर स्ट्रेंथ लाइज इन आवर यूनिटी, सो इफ यू आर यूनाइटेड वी कैन बिकम द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। सो बिकॉज ही गेव दिस आइडिया ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर्स, और अफ्रीकन को मॉरली
दिवालियापन, मतलब जो बैंक्रप्सी आ गई थी, अफ्रीकन को बोला जा रहा था कि तुम्हारे पास इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है, तुम तो खाली एक ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करते थे, तुम तो व्हाइट मैन्स बर्डन हुआ करते थे। अफ्रीकन के लिए भी यही शब्द यूज किया गया है, इनके लिए तो और भी खराब शब्द था, कुली वुली जैसे शब्द यूज किए गए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो शब्द है, जो मॉरल अपलिफ्टिंग है अफ्रीकन का, वो करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मॉरली अगर नैतिकता की रूप में, एथिकली अगर अफ्रीकन ये नहीं सोचते कि हम आजाद हो पाएंगे, तो अफ्रीकन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। बट ये इनके जैसे लीडर्स थे जिन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को कहा कि देखो हम आपको सपोर्ट करेंगे, तुम आंदोलन करो। फॉर एक बंदे ने इनफैक्ट इसकी लीडरशिप की शुरुआत की, और उसके बाद मल्टीपल लीडर्स अलग अलग जगह पे पॉपअप हो गए, वो चाहे तंजानिया हो, चाहे सेनेगल हो, चाहे कैमरून हो, चाहे आइवरी कोस्ट हो। और इस तरह से हमको देखने को मिला कि अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसमें एजुकेशन का अपना रोल था, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना रोल था, अफ्रीकन आइडेंटिटी के बारे में इनफैक्ट लड़ाई हो रही थी, अफ्रीकन यूनिटी के बारे में बात हो रही थी, एंड फाइनली वर्ल्ड वॉर्स ने अपना कैटलिस्ट का काम किया, एंड वी सी द अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, द डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका स्टार्टेड 1957 ऑफिशियली, या 1954 में इजिप्ट से हम लोग कह सकते हैं, जहां प्रॉपर्ली एक डीकोलोनाइजेशन होने की शुरुआत हुई। और धीरे 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 करके हमको देखने को मिला 1984 तक आते आते रोडेशिया, जो जिसे हम लोग जिम्बाब्वे के रूप में आज की तारीख में पहचानते हैं, जिम्बाब्वे और जामीबिया, ठीक है, ये दोनों फाइनली इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड वी सी के फाइनल एंड ऑफ द अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन विल टेक प्लेस। बट वी ऑल्सो फाइंड कि साउथ अफ्रीका स्टिल रिमेन्ड एन अपार्थाइड गवर्नमेंट, जिसने इनफैक्ट व्हाइट जो इनफैक्ट है ना अथॉरिटी है, उसको बरकरार रखा। और 1991 में फाइनली नेल्सन मंडेला वहां पे पावर के ऊपर आएंगे, और साउथ अफ्रीका भी पूरी तरह से डीकोलोनाइज हमको देखने को मिलेगा, जो एक पावर के रूप में हमको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको देखने को मिला कि अफ्रीकन डीकोलोनाइजेशन जो है बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी, बट उसको अगर थीमेटिकली देखना हो तो घुमा फिरा के आपका जो क्वेश्चन पूछा था उसमें यही आपके आंसर्स बनेंगे। ठीक है साहब, है ना, समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, और आई गेस 99% ऑफ द एक्सपीरियंस उन्होंने, है ना, पता नहीं, आंसर तो अभी देखने को मिलते नहीं है यूपीएससी के, बट अगर आंसर की मिल जाती किसी के प्रीवियस टॉपर्स के, जैसे यहाँ पे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन टॉपर्स की जो आंसर होते हैं सिलेक्टेड टॉपर्स की, या इवन आप फेल भी हो गए, अपनी मेंस की आंसर कॉपी चाहिए तो वो आपको आरटीआई करने के बाद देती है। यहाँ यूपीएससी अगर देती तो ज्यादा मजा आता कि टॉपर्स ने क्या लिखा है, या जो फेल हुए बेचारे बच्चे उन्होंने क्या लिखा है, तो क्वेश्चन से हमको समझ में आता, और यूपीएससी कितना मार्क देता है, कितना फेंकने के ऊपर, वो भी समझ में आता, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज्यादातर लोगों ने फेंका ही था। बट मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि देखो नेशनलिज्म की ग्रेवी सब जगह पे सेम चलती है। ठीक है, तो नेशनलिज्म को अगर आइडेंटिफाई करने वाले फैक्टर्स आपको पता होंगे तो यू विल बी एबल टू राइट कंसेप्चुअल, बट आपका फैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। पर फैक्ट क्या है कि एक दो पॉइंट में अगर थोड़ा बहुत नाम याद रह गया तो आराम से आप, है ना, वो गाड़ी चला सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कभी कभी क्या होता है कि लेक्चर वेक्चर अटेंड किए होते हैं तो उसमें फायदा ये होता है कि कहीं कहीं कॉर्नर का क्वेश्चन आया जो आपने पढ़ा नहीं है, पर लेक्चर में ऐसे डिस्कशन होते वक्त बाहर निकल जाता है टीचर के द्वारा, तो आप उसमें से कोई आंसर बना पाओगे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है ही आपके पास। गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए तो हम सजेस्ट करते हैं कि साहब आप लेक्चर जितना अटेंड करोगे उतना ही आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, बाकी तो क्या है कि किताबों में इस गोल गोल दिया हुआ है ये टॉपिक को। और दूसरा क्या हुआ कि 2016 की मेंस में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि 2016 में घाना के अंदर ही इनफैक्ट गांधी जी की मूर्ति तोड़ी गई थी। अगर आपको पता होगा 2016 में ही घाना के अंदर गांधी जी की मूर्ति तोड़ी गई थी। क्यों तोड़ी गई थी? क्योंकि प्रणब बाबू गए थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब से, प्रणब मुखर्जी साहब, वो अफ्रीका गए थे पिछले साल, मतलब 2015-16 में, और वो गए थे, उन्होंने इनफैक्ट घाना यूनिवर्सिटी, जो जीयू करके उनकी यूनिवर्सिटी है, वो घाना यूनिवर्सिटी में गांधी जी का एक पुतला वहां पे दिया था, गिफ्ट किया था। और जब गिफ्ट किया था तो उसका वो रंगारंग शुरू हुआ, और ये सब प्रणब जी तो स्पीच देके वापस आ गए, सब खत्म हो गया। और अफ्रीका के अंदर ये जो इनफैक्ट जो डीकोलोनाइजेशन का प्रक्रिया है, मेंटल डीकोलोनाइजेशन, वो शुरू हो रहा था उस टाइम पे। और उसी दौरान गांधी जी के कुछ न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स यंग इंडिया के अंदर उस टाइम पे लिखा करते थे, और फिर उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा था, अफ्रीका की ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि हम चाहते हैं कि इंडियन कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, और ये कुली लोगों से तो अच्छी कंडीशन हमारी है। अब कुली वाज द वर्ड दैट वाज यूज्ड फॉर द ब्लैक पीपल। फिर कुफीर, कुफीर शब्द एक यूज किया जाता था, स्लैंग था, इट वाज एन अब्यूजिव वर्ड। ये सब शब्द गांधी जी ने लिखे थे आपके अश्वेत लोगों के लिए। और गांधी जी उस टाइम पे 1890s की बात है, तो तब तो पूरी तरह से एंग्लिसाइज थे। मैंने आपको बताया था गांधी जी 1904 के बाद फिर ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, और फिर 1906 तक आते आते सत्याग्रह के रास्ते के ऊपर चले जाए, फिर उनका पूरी सिस्टम बदलती है। बट पहले 10-15 साल अफ्रीका के अंदर, या पहले 10 साल तक अगर आप देखो, तो फुल टू एकदम, है ना, मजे वाले इंसान थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस दौरान उन्होंने काफी सारा कॉमन मैन के जैसे शब्द का उल्लेख किया, कि हम लोग कहते हैं कि ये भाई ये इंसान ऐसा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अश्वेत लोगों के लिए शब्द यूज किया जाता है, काला शब्द, है ना, ये सब पॉइंट। तो ये जितनी भी बातें हैं साहब, ये शब्द गांधी जी ने यूज किए उस टाइम पे अपने आर्टिकल्स के अंदर, और वो सब इनफैक्ट न्यूज़पेपर की कॉपीज, और वो जितने भी लेटर्स थे, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे, आज की तारीख में अफ्रीका के सोशल मीडिया में वायरल हो गए। तो अफ्रीका के लोग कहते हैं कि भाई ये कहाँ का महात्मा है, ठीक है, तुमने इनका पुतला लगाया हुआ है, ये हमारे लोगों को गलत गलत शब्द बोल रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके कारण फिर उनकी मूर्ति को हटा दिया गया, और बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू हो गया था, क्योंकि वो है ना कि वी आर ट्राइंग टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि कल के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होंगे। अगर इंडिया P5 के प्लस P6 बनना चाहे
रहेगा और मतलब छठा कंट्री इन द परमानेंट आई वुड से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो डेफिनेटली अफ्रीका की वोट लेने की बहुत जरूरत है और अफ्रीकन को गुडविल के रूप में ही हम लोग जीत पाएंगे, क्योंकि पैसा तो चाइना के जैसा है नहीं हमारे पास कि हम लोग पैसा देके उनको खरीद पाए, गेटिंग माय पॉइंट। तो उनको गुडविल के रूप में कल्चरली उनको है ना थोड़ा बहुत मदद करके हम लोग कह सकते हैं, और उसमें भी ये सब लोचा हो जाता है तो लोचा हो जाएगा ना, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये सब सिचुएशन में बहुत इश्यूज हो गए साहब, बट ये कितना पॉइंट था अफ्रीका को लेके जो अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट और अफ्रीका की जो पूरी जर्नी थी उसके साथ डील कर रहा था। ठीक है, चलिए, तो एक तो अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन हुआ। देखो अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, हाउ द डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका टुक प्लेस। ठीक है, तो अफ्रीका के अंदर हम लोग जब देखते हैं तो डीकोलोनाइजेशन पहले ब्रिटिश कॉलोनीज में बहुत बड़ी मात्रा में होगा, गाना, कीनिया, साउथ अफ्रीका के अंदर होगा, फिर फ्रेंच कॉलोनीज बताया, मोरक्को, अल्जेरिया, बेल्जियम, कॉन्गो, ये सब है ना आपका। ठीक है, पहले एक्चुअली बेल्जियम के पास था, फिर फ्रांस के पास चला गया था। तो ये जितने भी रीजन है वहां पे भी इनफेक्ट डीकोलोनाइजेशन होगा। फिर और भी कॉलोनीज थी, पोर्चुगीज की, उनको इंडिपेंडेंस मिला। तो इसको है ना थोड़ा बहुत जूम करके आपको खाली दिखा देता हूँ कि कौन से कंट्री को कब इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, वो जूम वाले बाबा अगर आए होंगे तो उनको भी दिख जाएगा। ठीक है, तो कौन से कंट्री को देखो, ये सब 1960 में मिल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, घाना 1957 के अंदर हुआ। ठीक है, फिर ग्विनवा है, ग्वामीबिया है, सेनेगल है, मॉरिशना है, अल्जेरिया है, लीबिया इन 1951। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज है, आपको थोड़े बहुत आइडिया पता होना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। इजिप्ट 1922 में था, बट वो पार्शियल था। इजिप्ट प्रॉपर होता है 1954 के अंदर। ठीक है, 22 में पार्शियल इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे क्रांति के द्वारा आजादी मिलती है इथोपिया के अंदर। तो ये सब पॉइंट्स के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि कैसे चीजें चलती रहती है, और आजादी के बाद भी यहाँ पे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट चालू रहे। जैसे आपका ज़ाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, 1980s के बाद जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिलता है, ऑलमोस्ट 84 तक आते आते वीसी की आपका रॉबर्ट मुगाबे वहां पे डिक्टेटर बन जाएगा। वही रॉबर्ट मुगाबे अभी तक जिंदा था साहब। ठीक है, तो वन एंड द ओनली डिक्टेटर जो इनफैक्ट आजादी मिलने के बाद 1980s के बाद पावर के ऊपर बैठ गया। तो फेविकॉल लगा के भाई साहब बैठता है, ऐसा बैठता है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी गुजर गया, इनफैक्ट जिम्बाब्वे का डिक्टेटर था, आपने नाम सुना होगा आपने। ठीक है, पूरी जिम्बाब्वे की इकोनॉमी की 1 2 3 कर दी। चलिए, ठीक है, तो ये आपको खाली एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हुई थी। अब इनमें से आई डू नॉट थिंक कि वो कंट्री सेंट्रिक क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कंट्री सेंट्रिक क्वेश्चन अभी भी नहीं आया। इवन जब 2016 की मेंस के अंदर आया तो क्या क्वेश्चन आया, वेस्ट अफ्रीका का कॉलोनियल स्ट्रगल। क्या पूछा गया है, वेस्ट अफ्रीका का कॉलोनियल स्ट्रगल। ठीक है, तो कंट्री स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट थिंक, बट थोड़ा बहुत आपको स्टोरी बता देता हूँ, कोई कोई कंट्रीज का थोड़ा बहुत आपको आइडिया पता होना चाहिए। अब उनमें है ना अभी साउथ अफ्रीका बहुत न्यूज के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका की स्टोरी अगर आपको याद होगी तो साउथ अफ्रीका पहले बहुत सारे यूरोपियंस के द्वारा कैप्चर किया हुआ था। मतलब पहले कुछ एरियंस में डच भी हुआ करते थे, कुछ में पोर्चुगीज थे थोड़े बहुत, फिर ब्रिटिश भी हुआ करते थे, फिर डच और ब्रिटिश बाकी जो रहे थे उसमें भी इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था, और फिर फाइनली ब्रिटिश लोग ने इनफैक्ट बहुत सारे एरियाज कंसोलिडेट कर दिए थे। अब साउथ अफ्रीका ब्रिटेन के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वो उनके हाथ में होना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो क्या होता है कि 1961 तक आते आते ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका को छोड़ना डिसाइड कर दिया कि हम लोग जा रहे हैं। जाने के बाद भी एक ऐसे सिस्टम क्रिएट की जहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, जिसे अफ्रीकानर कहा जाता है, उन्होंने इनफैक्ट वहां की जो मेजोरिटी उसको कंट्रोल किया। और कैसी पॉलिसी थी आपको पता ही होगा, अपार्थाइड पॉलिसी। ये पॉलिसी के द्वारा रंग भेद की नीति की जाती थी। गवर्नमेंट जॉब से लेके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लेके जितना भी एजुकेशन से लेके इकोनॉमिक कंट्रोल होगा, सबका सब हमको देखने को मिलेगा कि आपकी इनफैक्ट जो व्हाइट माइनॉरिटी थी उसके कंट्रोल में ही था। और इसी के कारण अफ्रीका के अंदर एक कांग्रेस की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग कहते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एक ऐसी बॉडी जो कह रही है कि हम इसका विरोध करेंगे। मंडेला जैसे लीडर्स उभर के आए, जिनको 30 साल तक या 27 साल तक सरकार ने क्या किया साहब, ठीक है, जेल के अंदर डाल दिया। एंड फाइनली 1991 के बाद जब गवर्नमेंट मंडेला साहब को इनफैक्ट जेल से छोड़ता है, तो उसके बाद वही मंडेला अफ्रीका के पहले ब्लैक ओरिजिन प्रेसिडेंट के रूप में भी बन जाएंगे साहब। ठीक है, तो ये पूरा नेशनल मूवमेंट है इनका। एक चीज आपको मंडेला से मिलेगी, उन्होंने कहा है कि रिकंसाइल करिएगा साहब। ठीक है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी, हम अफ्रीकानी। ठीक है, तो हम लोग है ना लड़ाई नहीं करेंगे। भले गोरे लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया है, भले गोरे लोगों ने हम लोग के ऊपर अत्याचार किया है, 200 300 400 साल तक अत्याचार किया है, बट वी विल नॉट रेजिस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। आज अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा सिविल वॉर की कंडीशन आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि आज की तारीख में जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट वहां पे जिंगोइज्म के ऊपर आ गई है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अफ्रीका की जो इमीडिएट साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है, वहां पे इनफैक्ट एक ऐसी सिचुएशन आई है जो अब ब्लैक राइट्स को लेके कुछ ओवर सेंसिटिव हो गई है। तो उनका मानना है कि सब जगह के ऊपर अब खाली अश्वेत लोगों का पावर होना चाहिए। तो जैसे 1990s में आपका जो व्हाइट राइट मूवमेंट के अंतर्गत ये अफ्रीकानर का कंसेप्ट चलता है। अफ्रीकानर वाज अ टर्म which was used for the minority community of the white origin। अब व्हाइट ओरिजिन के लोग शायद ब्रिटिश ओरिजिन के भी हो सकते हैं, डच ओरिजिन भी होंगे, या कोई और कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, पर गोरे होंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके लिए जनरली अफ्रीकानर नाम का एक शब्द यूज किया जाएगा। तो इस तरह से मंडेला ने इनफैक्ट देश को तो निकाला था। आज सिचुएशन ये आ गई है कि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं
जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमको पावर चाहिए और ब्लैक लोगों के लिए एब्सोल्यूट पावर चाहिए। अभी ऐसा होगा कि माइनॉरिटीज जो है, व्हाइट कम्युनिटी, उनका शोषण होने की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। इनफैक्ट बीच में इनके यहाँ पे थोड़ी बहुत मारामारी भी हो गई थी, क्राइम्स भी बहुत सारे हुए थे। इनफैक्ट जो लैंड रिफॉर्म्स है वो करने की शुरुआत कर रही है आज की प्रेजेंट अफ्रीकन गवर्नमेंट। और लैंड रिफॉर्म्स में द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक अवे द लैंड ऑफ द व्हाइट लैंडलॉर्ड्स, जो गोरे जमींदार है वहां पे, उनकी जमीनें लेके ये अश्वेत लोगों में बांट रही है अपने नागरिकों के अंदर। तो उसके कारण इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और जो पुराने जो इनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका तो फिर भारत के लोगों के साथ भी अच्छा खासा आपको मिलेगा साहब, है ना। सबन गुप्ता ब्रदर्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो उनके कारण तो सरकार चली गई अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो वो तो एक अलग ही केस है साहब, साउथ अफ्रीका के अंदर चल रहा है। चलिए ठीक है, मॉडर्न टाइम्स के अंदर अगर आप देख रहे होंगे साहब, अफ्रीका को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो साहब, है ना। काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं क्योंकि इंडियन ओरिजिन लोग बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में वी फाइंड द इंडियन ओरिजिन पीपल। और जो सालों से बैठे हुए हैं, मतलब 100 साल 150 साल से, ये दादा अब्दुल्ला के टाइम से साहब बैठे हुए लोग हैं। तो ये वहां पे बहुत अमीर हो चुके हैं, दे आर वेरी रिच ओवर देयर, ठीक है। इनफैक्ट जितने भी अफ्रीका के अंदर आपको ये लेबर मिलेंगे, इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन मिलती है, ये सब पीआईओ है, कोई भी ओसीआई वाला नहीं है। ये सब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड मेजोरिटी आर सेटल्ड इन दिस रीजन। मेजोरिटी आर सेटल्ड इन दिस रीजन क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ब्रिटिश कॉलोनीज है। ये सब ब्रिटिश कॉलोनीज में इनफैक्ट इंडियन ओरिजिन के लोग इनफैक्ट सेटल हुए थे 100-150 साल पहले। मजदूरी करने गए थे या बिजनेस करने गए थे, अब तो वहां पे बैठ गए, है ना। और काफी सारे लोग मॉरिशस में आपने देखा होगा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी बैठ गए, है ना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए। तो ये सब चीजें समझ में आता है, ये सब चीजें समझ में आता है कि काफी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी इंडिया के लोगों की मिलेगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया साहब कि अफ्रीका के अंदर क्या हुआ था अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन के रूप में। चलिए ठीक है, तो अफ्रीका का याद रहेगा आपको इतना पॉइंट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन आया था इंडेंचर लेबर्स का, ठीक है। मैं आपको इंडेंचर लेबर्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ और उसको है ना थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे भी आई फील दैट कि कोल्ड वॉर को तो खाली एक 5 मिनट में ओवरव्यू देना पड़ेगा क्योंकि अभी डीकोलोनाइजेशन ही खत्म नहीं हो रहा है, तो कोल्ड वॉर को कब करेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए क्योंकि जस्टिफाई नहीं करेंगे तो मतलब नहीं है ना, तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसको समझा दूंगा। अब देखिए एक पॉइंट है इंडेंचर लेबर्स का। देखिए इंडेंचर लेबर्स की स्टोरी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ इंडेंचर लेबर्स। पूछा गया है कि व्हाई इंडेंचर, ये 2018 की मेंस के अंदर था, दिस वाज द 2018 मेंस। और क्या पूछा गया कि व्हाई इंडेंचर लेबर वाज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू अदर कॉलोनीज, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व दैट कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर। क्या पूछा गया साहब कि भारत के बाहर इंडेंचर लेबर्स को क्यों लेके जा रहा था, और लेके जाने के बाद क्या ये लोग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि पहले तो इंडेंचर लेबर क्या है, व्हाट इज इंडेंचर लेबर, ठीक है। तो एक ऐसी लेबर की प्रक्रिया जहां पे मजदूर को बंधुआ मजदूर बना के लिया जाता है, और मूलभूत रूप से हम लोग देखेंगे कि इनफैक्ट उनके साथ एक अंगूठा मार के बोट में बिठा दिया जाता है कि चल बेटा ओ माजीरे करते रहो और यहाँ से बैठ के बोलो तारा रा रा करते आपको अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो वी सी कि कहां कहां पे भेजा गया, एक तो आपको ये वाले रीजन में ओशनिया में भेजा गया, तो छोटे छोटे आइलैंड्स है पॉलिनेशिया माइक्रोनेशिया के अंदर। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कहां भेजा गया, तो इन दिस रीजन, इन द वेस्ट इंडीज वाले रीजन। इसके साथ साथ कहां भेजा गया साहब, ये वाले रीजन के अंदर, ये वाले रीजन के अंदर, समझे कि नहीं समझे, समझे। तो ये जितना भी है मॉरिशस वाला रीजन, ठीक है। तो वी सी कि इंडेंजर्ड लेबर्स वर टेकन अवे टू मल्टीपल पार्ट्स। और आपको पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, हम लोग क्वेश्चन सेंट्रिक रहेंगे, व्हाई द इंडेंजर्ड लेबर्स वर टेकन, ठीक है। तो पहली अब जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहला पॉइंट तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंडेंजर्ड लेबर, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच सर्टेन लेबर क्लास पीपल वर टेकन अवे फ्रॉम इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट and they were supposed to work in a very humiliating condition which was very much exploitative, ठीक है, into different parts of the world। और कहां कहां, तो you can give the example of Trinidad Tobago, you can give the examples of Caribbean islands, you can give the examples of Mauritius, you can give the islands of Fiji as well। अब प्रश्न ये आता है why, क्यों लेके गए थे, ये जरूरी है साहब, ठीक है। और कब लेके जाते हैं, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट ऑन, कब लेके जाते हैं कि ये प्रश्न भी है, क्योंकि वाई और व्हेन साथ में ही आएंगे, क्योंकि आपको उसके साथ लिंक अप करना है। ये इसका जब आंसर बनेगा तो आपको लिंक अप करना आना चाहिए। अब देखो कब लेके गए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग इंडेंचर लेबर्स की बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट इंडेंचर लेबर्स, तो हमको पता चलता है कि 19th सेंचुरी के मिडिल के बाद लेके जाएंगे। दे विल बी टेकिंग अस राइट फ्रॉम द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। व्हाई द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, उसके पीछे का कारण था, मिड 19th सेंचुरी तक आते आते इनफैक्ट इंडिया के अंदर प्लांटेशन सेक्टर की ग्रोथ हो चुका था। और प्लांटेशन सेक्टर का जब ग्रोथ हो चुका था इंडिया के अंदर, तो इंडिया का जो लेबर है वो काफी अच्छी तरह से यूज टू हो चुका था कि कैसे काम करना है, चाय के बागानों में कैसे काम करना है, जूट के अंदर कैसे काम करना है, इंडिगो का जो फार्मिंग है उसमें कैसे काम करना है, शुगर केन का फार्मिंग है उसमें कैसे काम करना है। 1850s के बाद जो न्यू इंपीरियलिज्म चला, क्या चलता है, न्यू इंपीरियलिज्म, ये सब शब्द आने चाहिए आपके आंसर के अंदर। तो जो न्यू इंपीरियलिज्म चलता है, ये न्यू इंपीरियलिज्म के कारण ही हमको क्या देखने को मिला साहब, पूरे वर्ल्ड के अंदर अब कॉलोनीज का रास्ता खोला गया था। तो जिनको जो एरिया मिला, जब नई तरह से कॉलोनीज बनाई जाती है, तो जो मदर कंट्री थी उनको वहां पे हैबिटेट चाहिए होगा, उनको वहां पे लेबर चाहिए होगा। अगर वहां का स्थानिक लेबर, इफ दे यूज द लोकल लेबर, तो उसको ट्रेन करना बहुत भारी होगा।
और लोकल लेबर क्या होगा, रेजिस्ट भी करेगा। वहां के जो स्थानिक लोग हैं, अफ्रीका को आपने 1850s के बाद कॉलोनाइज करना शुरू किया था आफ्टर द बर्लिन कांग्रेस, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट द पीपल ऑफ अफ्रीका विल कोऑपरेट विथ यू इन द प्लांटेशन सेक्टर। उनको पता है कि हमारी जमीन ले ली, हमारा जंगल ले लिया, हमारे रिसोर्सेज ले लिए, तो इस दौरान इंडिया का लेबर आपको काम में आएगा। क्यों? क्योंकि सस्ते में काम करता है, ऑलरेडी आपका गुलाम है, इंडिया में स्लेवरी सिस्टम को आपने अबॉलिश कर दिया है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तीसरा, आपके लिए बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी 25-30 सालों से प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो भाई, चल रही है कि नहीं चल रही है? गेटिंग माय पॉइंट। ट्रेनिंग है साहब, बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग है, और लॉलीपॉप दे दी कि बेटा आपको जाना है। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि इंडेंचर लेबर्स को इंडिया में लेके गया। ये क्वेश्चन था, ये करीबन 15 मार्क का क्वेश्चन था एज फार एज आई रिमेंबर, ये 12.5 का था। तो इसमें 2 पार्ट थे, तो 50% वेटेज आपको यहाँ पे जाना चाहिए, व्हाई, व्हेन और व्हाट के अंदर। समझे कि नहीं समझे? पूछा है व्हाई, बट आपको स्टोरी लाइन तो बनानी पड़ेगी ना, खाली डायरेक्टली व्हाई लिख दोगे तो एक लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। तो आपने, मैंने जस्टिफाई कर दिया कि क्यों लेके जा रहा था, क्यों वहां का स्थानिक लेबर एक्सप्लोर, और क्यों, क्योंकि दुनिया के अंदर कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, न्यू इंपीरियलिज्म, है ना। हिस्ट्री ऐसे लिखी जाती है ना, पैराग्राफ के अंदर लिखोगे बहुत बढ़िया से ग्रेवी बनेगी। और मैप बनाना हो तो बढ़िया से मैप भी बन सकता है, वर्ल्ड मैप अगर आपने थोड़ा बहुत बनाना आता है, छोटा सा स्टैम्प साइज बना सकते हैं, स्टैम्प साइज, हाँ स्टैम्प साइज। अच्छा, एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग है ना वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप और स्टैम्प साइज ना, छोटी साइज का, वो प्रैक्टिस से ही बनेगा, वो एग्जाम के दिन जब लिखने बैठोगे तब नहीं बनेगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी में भी काम नहीं आएगा, कोई भी टॉपिक में। स्टैम्प साइज छोटा वाला, ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर देने का। अब मैं कभी कभी बीच में लास्ट ईयर पेपर चेक कर रहा था, तो पूरा पेज भर के मैप बना दिया। मैंने कहा कि भाई लिखोगे कहाँ? फिर बोलते हैं कि सर मैप का मार्क तो मिलता है ना। मैंने बोला आधा मार्क भी नहीं देगा तुमको यूपीएससी इसके लिए, ठीक है। तो हमेशा आपको स्टैम्प साइज, छोटी साइज का आपको एक है ना, जनरली एक कोना जो होगा राइट हैंड साइड का, उसके अंदर आपको लेके कुछ बना सकते हो, है ना। आप अपने हिसाब से बनाओ, है ना। मैप को बॉक्स के अंदर बनाना होता है, बॉक्स के अंदर ही बनाना होता है, कहाँ बनाओगे, ठीक है। उसके अंदर स्टैम्प साइज का एक छोटा सा मैप, क्योंकि जगह तो इनफ होती है यूपीएससी के पेपर में, 2 पेज आराम से मिल जाते हैं, ठीक है, आपको आगे पीछे के, तो आप आराम से लिख सकते हो। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्यों लेके गया था, व्हाई। ये व्हाई समझ में आ गया, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट। तो रीजंस मैंने आपको समझा दिया कि क्या इसके पीछे के रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। अब पूछा क्या गया, सेकंड क्वेश्चन, कॉलोनाइजेशन के अंदर ही हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व द कल्चर। क्या पूछा गया है कि क्या ये लोग अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। अब अगर आप देखोगे तो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये लोग ने अपना कल्चर बचा के रखा है कि नहीं बचा के रखा साहब। तो आपको दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि यस, हैव दे बीन एंड इन व्हाट फॉर्म्स। तो आपको यहां से मिलेगा कि यस इनका मिलता है, बट इन व्हाट फॉर्म्स, किस तरह से इनका कल्चर हमको दिखता है। तो आपको फिर उसके बाद कल्चर का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अब कल्चर कहाँ मिलता है, खाने में मिलता है, पीने में मिलता है, शादी में मिलता है, मंदिरों के अंदर मिलता है, धर्म के अंदर मिलता है, नाम के अंदर मिलता है, वो सब टापो, ठीक है। तो यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ नेम, यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस के अंदर इंडियन ओरिजिन लोग हैं, इनफेक्ट कैसे रहते हैं रिलीजन के रूप में, आज की तारीख में भी इनफेक्ट हिंदुइज्म आपको मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट। शिव नारायण चंद्र पॉल, चंद्र भी है और पॉल भी है। अब चंद्र और पॉल कभी कभी साथ में हुए, ठीक है, वेस्ट इंडीज के अंदर आपको मिल जाता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब आप एग्जांपल्स के रूप में दे सकते हो। फिर उसके बाद आप फूड की हैबिट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो कि फूड हैबिट्स आज की तारीख में भी सेम है, ठीक है, तो वीसी के फूड हैबिट सेम है। फिर अगर आप देखोगे तो कल्चर के अंदर आपको रिलीजन का एक एस्पेक्ट दे सकते हो, फिजी का एस्पेक्ट, यस, फिजी के अंदर आपको, मैंने आपको बताया ओशनिया वाला जो रीजन है, वहां पे लिंग्विस्टिक आप इशू के अंदर कवर कर सकते हो। और फिर उसके बाद भगवान का आप एस्पेक्ट कवर कर सकते हो कि वर्शिप के रूप में भी आपको मिलेगा, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये सब पॉइंट्स के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो रिलेवेंस है अभी भी है। फेस्टिवल्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ये लोग, होली सेलिब्रेट करते हैं, भले भारत के बाहर रह रहे इतने सालों से, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये सब पॉइंट्स आप कल्चर के अंदर जो भी पॉइंट याद आए प्रैक्टिकली उसको आप लिखो। तो आप जितना भी पॉइंट देखो, ये इसी तरह से आंसर राइटिंग है ना, प्रैक्टिकल आंसर राइटिंग ऐसे बहुत इजी होता है। इजी मतलब आप जब ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। चलिए, है ना। तो जैसे मॉरिशस के अंदर हिंदी कम चलता है पर भोजपुरी चल जाता है, क्योंकि भोजपुरी ओरिजिन के लोग थे, ठीक है। फिर उसी तौर के ऊपर आप देखिए फिजी के अंदर भी आपको हिंदी मिल जाएगा, अफ्रीका के अंदर भी आपको मिल जाएगा, फिर ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के अंदर भी आपको मिलता है। वेस्ट इंडीज जो है आपका कैरिबियन कंट्रीज जो है, ये कैरिबियन के अंदर भी आपको बहुत सारा भोजपुरी कल्चर और भोजपुरी म्यूजिक के बारे में इनफैक्ट है ना पूरा डेवलपमेंट मिलता है। चटनी म्यूजिक कहते हैं साहब, है ना। तो आपने वासेपुर नाम जो पिक्चर देखा होगा, उसमें चटनी म्यूजिक बहुत बड़ी मात्रा में फेमस हुआ था साहब, ठीक है। तो स्नेहा खानवलकर, हु इज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ वासेपुर, उन्होंने चटनी म्यूजिक को बहुत अच्छी तरह से इंक्लूड किया था अपने, ठीक है, अपने म्यूजिक के अंदर। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना। तो चलिए ठीक है, तो इस सब चीजों से हम लोग देख सकते हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस था और कल्चरली इनका क्या रिलेवेंस है आज की तारीख के अंदर, है ना। तो इनका फिर एग्जांपल लेना है और फिर फाइनली कंक्लूड क्या करना है। कंक्लूड आपको ये लिखना है कि ये आज की तारीख में भी रेलेवेंट है, इनका कल्चर है, और इंडिया ने इनके लिए अच्छा काम किया है बाय एस्टैब्लिशिंग द पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और उसके बाद कंक्लूड करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर इनको सम्मानित किया जाता है इंडियन डायस्पोरा को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो वी एवरी ईयर जब हम लोग, अब तो 2 साल में होता है प्रवासी भारतीय दिवस, बट एवरी 2 years whenever we celebrate the प्रवासी भारतीय दिवस, we make sure that we will give felicitation to any Indian origin person who have done good work in the abroad countries। और इसमें हमने बीच में ये मॉरिशस के राष्ट्रपति को बुलाया था,
जगन्नाथ साहब को बुलाया गया था, उनको अवार्ड मिला गया था, फिर किसी ना किसी को मिलता रहता है। तो उन सब चीजों से हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है और हमको और अभी डीपन करने की जरूरत है, इसको लिंक्स को आइडेंटिफाई करना है। और शायद तक अभी हमने रिसेंटली गवर्नमेंट ने फिर से शुरू किया है कि ये लोग है ना बहुत सालों से चले गए इंडेंचर लेबर्स, मतलब 150-200 साल से चले गए। तो बिकॉज दे हैव बीन गॉन सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, तो इनको अपने रूट्स नहीं मिल रहे। तो इनको रूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनके ओरिजिन कहाँ से गए थे इनके गांव वाले, उनको ढूंढने के लिए सरकार को कुछ प्रयत्न करने चाहिए। अगर किए हो तो आंसर में टाप सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी तक तो कोई ऐसा रूट्स को ढूंढने वाला कोई किया नहीं है। तो एनजीओज का सहारा लेके कंक्लूड कर देने का पॉइंट, ठीक है। तो आपने क्या किया कि हिस्टोरिकल राइटिंग करते हुए फाइनली करंट के अंदर कंक्लूड किया। तो जब करंट में कंक्लूजन डालते हो तो आपका यह है ना एक आधा एक मार्क ऑटोमेटिकली बढ़ता है कि एग्जामिनर देखता है कि ये जो कैंडिडेट है बहुत बहुत ही इंक्लूसिव लिख रहा है, बहुत ही इसका जो दृष्टिकोण है बहुत ही वाइड है। और यूपीएससी में भी ऐसे ही लोगों को प्रीफर किया जाता है जो एक स्पेशलिस्ट के रूप में तो जरूरी है, बट साथों साथ जर्नलिस्ट भी होना चाहिए, ठीक है साहब, है ना। तो इतना पॉइंट आप समझ में आया। गांधी के ऊपर कंक्लूड कर सकते हो। देखो एग्जांपल्स आर वेरी मच इन, मतलब हिस्ट्री में इन सब में है ना ओपन एंडेड टॉपिक्स होते हैं, और अगर आप एग्जांपल्स कोई भी डाल दोगे एग्जामिनर को कोई इशू नहीं होगा साहब, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए ओके, समझे कि नहीं समझे। तो इतना पॉइंट समझ में आया आपको कि क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। कॉलोनाइजेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसके लिए समझाया, और किस तरह से वर्ल्ड की हिस्ट्री को इंपैक्ट करता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत समझाया। चलिए ठीक है, आगे चलने की कोशिश करते हैं और समझने की। फिर मल्टीकल्चरलिज्म और ये सब लिखते रहोगे तो फिर पेज भर जाएगा आपका, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। फिर टॉपिक से बाहर भी चले जाओ। अब पूछा क्या है, have they been able to preserve cultural identity over there? तो बस पॉइंट टू पॉइंट है ना साहब, है ना, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। आप कस्टम में लगते हो साहब, है ना, व्हाइट व्हाइट टोपी वो पहन के, अच्छा बात है ना। सुल्तान मिर्जा का सामान वामान आता है कि नहीं आता साहब आपके पोर्ट के ऊपर? कहाँ पोस्टेड हो, वेयर आर यू पोस्टेड? अच्छा मर्चेंट नेवी में हो, यू आर इन मर्चेंट नेवी, दैट्स, तो अभी सेल कर रहे हो, यू आर सेलिंग समवेयर। नहीं अभी आपको तो पॉजिटिव है ना साहब, है ना, नहीं संभालिएगा साहब, है ना, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। चलो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। अरे भाई नेवी वालों की हालत खराब है, ये क्वारंटाइन हो गए थे बेचारे बोट्स के अंदर। तो आई नो समवन फ्रॉम मर्चेंट नेवी, वो तीन तीन महीने तक खाने पीने के बांधे हो गए थे उन लोग को, है ना। अच्छा साइन ऑफ कर दिया आपने, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तैयारी करो तैयारी करो, अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग क्या बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी डीकोलोनाइजेशन। अब देखो डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका को हमने समझा है, अब लास्ट पॉइंट है डीकोलोनाइजेशन इन एशिया। एशिया में डीकोलोनाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखिए एशिया में डीकोलोनाइजेशन क्यों होगा और कौन करेगा, उसके ऊपर चले जाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन एशिया, एशिया में क्यों होता है और कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उसके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। आप इंजीनियरिंग साइड में हो कि नेविगेशन साइड में हो? हाँ देवेंद्र, यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड, इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस साइड में हो, मराइन इंजीनियरिंग में, अच्छा चलो अच्छी बात है। अच्छा चलो ठीक है, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग क्या बात कर रहे थे, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द होल पॉइंट एंड हाँ एशिया में डीकोलोनाइजेशन। अब देखिए एशिया का डीकोलोनाइजेशन समझना हो, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एशियन डीकोलोनाइजेशन, तो आपको समझना है कि एशिया का कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ था, ठीक है। अब एशिया का कॉलोनाइजेशन में आपको दो ही कंट्रीज मिलेंगे, एक तो ब्रिटेन मिलेगा सबसे नालायक, जिसने ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ एशिया को कंट्रोल करके रखा था। क्यों? क्योंकि सब कॉन्टिनेंट जो है वो सब कॉन्टिनेंट इसके हाथ में था, ये सब कॉन्टिनेंट एशिया का सबसे मेन लार्ज चंक है। गेटिंग अ पॉइंट। दूसरा आपको डच मिल जाएंगे जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया पकड़ के रखा था, और आपके जो इंडोनेशिया वाला रीजन है वो। तीसरे आपको फ्रेंच मिलेंगे जो थोड़ा बहुत इंडो चाइना वाले रीजन में चले गए थे। इंडो चाइना का मतलब है वियतनाम वाला जो रीजन है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वीसी, आपको जो बचे कुछ मिल जाएंगे वो चाइना के अंदर मिलेंगे। पर चाइना क्या था, चाइना में सब भूमि गोपाल की थी, तो जितने भी यूरोपियंस थे वो सब के सब चाइना के अंदर बैठे हुए। गेटिंग पॉइंट है ना, तो वहां पे तो सब भूमि गोपाल की है साहब, है ना। तो वहां आयाराम गयाराम था, उसके ऊपर टपली दाव चालू था। गेटिंग पॉइंट है ना। तो इस तरह से हम लोग जब देखते हैं कि कॉलोनाइजेशन जो होता है अलग अलग रीजन्स में, उसमें आपको अलग अलग कंट्रीज मिलेंगे, तीन बड़े पावर से जिन्होंने कॉलोनाइज किया था एशिया को। और यही लोग चाइना के ऊपर भी थे, फिर चाइना में तो अमेरिका भी आया, हमने देखा था 1899 के अंदर। फिर जापान भी आता है तो 1920 के बाद, 1920-30 के बाद। गेटिंग पॉइंट। जापान को कभी कॉलोनी नहीं बनाया गया है, जापान वाज नेवर डायरेक्टली अ कॉलोनी। नो डाउट कमोडोर पेरी ने उसके ऊपर धुआं किया और उसको अपने कंट्रोल में लिया, पर जापान वाज डायरेक्ट कॉलोनी के रूप में आपको नहीं मिलेगा जो बाकी सारे वर्ल्ड के अंदर हुआ था। इसके लिए जापान ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया 1860 के बाद, हमने पढ़ा था ना साहब 1868 के बाद। गेटिंग पॉइंट है ना। तो ये सब सिचुएशन में आपका वर्ल्ड के अंदर जो एशिया है, वो एशिया में डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, कौन से कंट्रीज ने डीकोलोनाइजेशन किया और किस तरह से डीकोलोनाइजेशन हुआ, उसको भी एक एक करके समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो 1947 में इंडिया को मिला। अब कैसे मिला है, पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि इंडिया को जो आजादी मिलती है वो नेगोशिएटेड थी। नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि हमने डिस्कशंस करके, बहुत सारी डिबेट्स करके, बहुत सारे मूवमेंट्स करके किया था। गेटिंग माय पॉइंट? एक तो ये हुआ। उसके बाद जब समझेंगे एशिया के अंदर ही, तो हमको मिलेगा एक तो श्रीलंका, और श्रीलंका के साथ साथ बर्मा। ये सब कॉन्टिनेंट का ही कंटिन्यूएशन पार्ट था हमको, और हमारे जो जुड़वा ब्रदर था उसको तो 47 में मिल गई। सीलोन एंड बर्मा के अंदर भी हमको नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस मिलता है वाया दी इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वहां पे भी मूवमेंट ही होगा, और आजादी के आंदोलन के बाद इनफैक्ट उनको भी इंडिपेंडेंस मिल जाएगा 48 के अंदर। उसके बाद आपका जो मलया पेनिनसुला है, इनफैक्ट अगर आप देख रहे हो ये वाला मलेशिया वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, उनको 1957 में इंडिपेंडेंट कराया गया। इफ यू कैन सी ओवर हियर, फिर से मैं जूम कर देता हूं तो जूम वाले भाई साहब को ज्यादा दिखेगा। तो वी फाइंड कि मलेशिया 1957 के आसपास इंडिपेंडेंट होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और उसके अलावा जब हम लोग देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया, जहां पे जो डच कंट्रीज या डच ने इनफैक्ट दबदबा बना के रखा था साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब कौन सा वाला साहब, ये ग्रीन वाला जो है, ये ऑल दिस ग्रीन रीजन इज द साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे आपको पूरी तरह से इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, डच ईस्ट इंडीज के रूप में पहचानते थे, इसको 1949 के आसपास इंडिपेंडेंस दिया गया। उसमें आपको सुकर्नो का रोल बहुत मिलेगा। ये वही सुकर्नो है जो नेहरू के साथ मिलकर फिर नाम के अंदर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक नाम पढ़ा नहीं है, मैं आपको नाम का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ आज, खाली फोटोग्राफ से समझा दूंगा, पर नाम की स्टोरी ही इसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि डीकोलोनाइजेशन होगा तो जो लीडर्स ने डीकोलोनाइजेशन अपने देश में कराया था, वही मिल बैठ के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बना देंगे, ठीक है। अगर आप नाम का बैकग्राउंड देखोगे तो उसमें नसीर था, उसमें सुकर्नो था, उसमें कुमरा था, उसमें नेहरू थे। अरे भाई, चारों के चारों तो डीकोलोनाइजेशन के लीडर है, अपने कंट्रीज के अंदर डीकोलोनाइजेशन का मूवमेंट कर रहे हैं। पांचवा टीटो मिलेगा, वही टीटो जो युगोस्लाविया के अंदर इनफैक्ट अपना आंदोलन कर रहा था फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रोल। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो ये सब कंडीशंस में हम देखने को मिलता है कि ज्यादातर नाम के जो लीडर्स थे वो डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट के ही लीडर्स थे, वही सब इकट्ठे होकर मिल बैठे 3-4 याद कर दिया, ठीक है। तो वी फाइंड कि ये जो कंट्रीज है इनको इंडिपेंडेंस कैसे मिला। अब देखो बर्मा का कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ था, याद आया कि नहीं आया? भारत के अंदर बर्मा का कॉलोनाइजेशन हुआ था वाया दी एंग्लो बर्मीज वॉर, याद आया कि नहीं आया आपको? और जब हम लोग एंग्लो बर्मीज वॉर की बात करेंगे तो एंग्लो बर्मीज वॉर के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि आपके जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनमें आपका लॉर्ड आमहेस्ट, लॉर्ड डेलाउजी, लॉर्ड डफरिन ने फाइनली बर्मा का एनेक्सेशन किया था। उसी तौर के ऊपर श्रीलंका जो है, श्रीलंका की स्टोरी ये है कि इसमें पहले पोर्चुगीज आ गए थे, और पोर्चुगीज के बाद थोड़ा बहुत डच ने कंट्रोल किया, और फाइनली अंग्रेजों ने आके फिर अपना दबदबा बना दिया था, ठीक है। पर अंग्रेजों ने एक ध्यान रखा कि श्रीलंका को इंडिया के साथ डायरेक्टली मर्ज नहीं किया, ठीक है, जैसे बर्मा को कर दिया था। इसके लिए बर्मा को हम लोग नेशनल मूवमेंट में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। उन्होंने देखा कि श्रीलंका का अपना स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, सो उसको अलग से गवर्न किया जाएगा। बर्मा को क्या किया, उन्होंने इंडिया में मर्ज कर दिया था। होल बर्मीज एडमिनिस्ट्रेशन, बर्मा जो था एक कंट्री के रूप में, एक किंगडम के रूप में इंडिया में मर्ज हो चुका था, तो 48 में आजादी मिली उसको, है ना। तो वी सी कि श्रीलंका का अलग ही पूरी स्टोरी चलता है। इसके लिए नेशनल मूवमेंट में श्रीलंका का इंपॉर्टेंस नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट। बट श्रीलंका को 48 में इंडिपेंडेंस मिला फ्रॉम द ब्रिटिश, वंस दे लेफ्ट फ्रॉम इंडिया, तो उसके बाद यहाँ पे भी आपको आजादी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है ये साउथ ईस्ट एशिया में डच ईस्ट इंडीज। अब डच ईस्ट इंडीज की स्टोरी क्या है, 1949 में इसको इंडिपेंडेंस मिला। इसका कॉलोनाइजेशन कब होता है, इसका कॉलोनाइजेशन कब होगा साहब, अगर आपको याद होगा तो कॉलोनाइजेशन होता है करीबन 1700 के आसपास के पीरियड में, याद आया कि नहीं आया? क्योंकि डच और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी होती है, और डच और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी होने के बाद डिसाइड किया जाता है कि द ब्रिटिश विल बी रूलिंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द डच विल बी गोइंग इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, ठीक है। तो उसके बाद जो इंडोनेशिया है साहब, ये इंडोनेशिया यहाँ पे इन्होंने किया। और 1757 में जब इनको अंग्रेजों के हाथ से, सॉरी 1759 में जो बेदारा की लड़ाई है उसमें अंग्रेजों के हाथ से मात पड़ने के बाद, इनफैक्ट वी फाइंड द डच विल बी रूलिंग इन दिस रीजन ओनली। यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया का नेशनल मूवमेंट चला, उसमें भी आपको एजुकेटेड लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले मिलेगा, उसमें भी वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले मिलेगा। सुकर्नो जैसे लीडर्स ने जब अपना आंदोलन किया तो उन्होंने ये सब इनफैक्ट लोगों को मोटिवेट करके कहा कि हमको यूनाइटेड होना पड़ेगा, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये वही घुमा फिरा के आपको ओल्ड वाइन न्यू बॉटल की स्टोरी मिलेगी, जो इंडिया के अंदर मिला, जो अफ्रीका के अंदर मिला, वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है ना। तो वी सी की एक इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस होगा। उसके बाद आपका जो इंडो चाइना है, इंडो चाइना का मतलब क्या है, आपका जो वियतनाम वाला रीजन है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो वियतनाम कंबोडिया वाला जो रीजन है, वियतनाम कंबोडिया वाला जो रीजन है, इसके सापेक्ष में हम लोग देखेंगे तो ये वो आपकी फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करते थे, दिस वर ऑल द फ्रेंच कॉलोनीज। और इनफैक्ट यहाँ पे जो फ्रेंच दबदबा है वो भी 1954 के आसपास इनफैक्ट कमजोर होने की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। सो बाय द ईयर 1954 वी फाइंड कि इसका इंडिपेंडेंस मिलने की शुरुआत होती है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि 1954 में जब वियतनाम इंडिपेंडेंस हो रहा था तो ऊपर से चाइना ने उंगली कर दी। अब चाइना ने क्यों उंगली कर दी? क्योंकि चाइना के ऊपर रशिया है, रशिया ने कहा कि यहाँ पे कम्युनिज्म फैलना चाहिए। तो उसके कारण क्या हुआ कि वियतनाम का बंटवारा हो गया, साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम केम अंडर द लीडरशिप ऑफ हो ची मिन्ह, इनफैक्ट आपने नाम सुना होगा। और इनफैक्ट उनकी अध्यक्षता में एक फिर नॉर्थ वियतनाम ने अपना कम्युनिज्म का फैलावा किया। जो साउथ वियतनाम है वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के रूप में है, जहां अमेरिका ने अपना दबदबा बना दिया। और उसके कारण 1954 से लेके करीबन 1974 तक अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम को जो कम्युनिस्ट फोर्स के रूप में वहां पे उभर के आया था, उसको हटाने के लिए बहुत बड़ा युद्ध किया। और कहते हैं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर
अमेरिका ने सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं अपने पैसे बहाए हैं, तो वो आपका वियतनाम के अंदर ही था। और अमेरिका के लिए तो वहां तक किसी ने जोक किया था कि पैलियोलिथिक टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक जितनी वियतनाम की जीडीपी नहीं होगी, उससे ज्यादा पैसा अमेरिका ने वियतनाम के अंदर बहाया टू ओवरथ्रो द कम्युनिस्ट रेजिम इन वियतनाम। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि वियतनाम के अंदर हो ची मिन्ह जैसे लीडर और उनके बाद जो उनकी जो जनरेशन थी, जिन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पकड़ते हुए जो गुरिल्ला वॉरफेयर का आधार बनाया, जिसके कारण हमको देखने को मिलता है कि अमेरिकन 1974 में वियतनाम को जय श्री राम कह के वापस चले जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सिचुएशन थी वियतनाम के अंदर, क्योंकि वियतनाम ने पूरी दुनिया को बताया कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको कंट्रोल किया जाए, तो कोई भी दुनिया की बड़ी भी फोर्स होगी वो आपको नहीं ले पाएगी, ठीक है? इनफैक्ट अमेरिका ने 20 साल में बहुत पैसा बहाया, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस लेके आया, बहुत सारे लोगों को प्रेशर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस लेके आया, बहुत सारे लोगों को प्रेशराइज किया, अपने देश के अंदर प्रेशराइज किया, बॉक्सर्स को, क्रिकेटर्स तो नहीं, बेसबॉल हुआ करते थे, आपके फुटबॉलर्स हुआ करते थे, उनको कहा गया कि आप जाके वियतनाम में युद्ध कीजिए, सो दैट हमारे लोग वो है ना मिलिट्री सर्विसेज के अंदर आए। बट वी सी कि अमेरिका कुछ नहीं उखाड़ पाता है, ठीक है? वियतनाम का जो कॉलोनाइजेशन है वो इनकम्प्लीट कॉलोनाइजेशन के रूप में पहचाना जाता है। क्यों इनकम्प्लीट डीकॉलोनाइजेशन के रूप में पहचाना गया? क्योंकि वियतनाम, साउथ वियतनाम तो डेमोक्रेटिक हो गया, नॉर्थ वियतनाम डेमोक्रेटिक नहीं हो पाया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो उसके कारण फिर कोल्ड वॉर के अंदर ये चल जाएगा और लंबी प्रोसेस चलेगी। इनफैक्ट ये वियतनाम बहुत भारी पड़ता है अमेरिका को, और 20 साल के बाद है ना मुंह उठा के फाइनली वो निकल जाएगा, ठीक है? तो एक बहुत बड़ी घटना है, आपको समय मिलेगा तो कभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट इसको इनकम्प्लीट डीकॉलोनाइजेशन कहते हैं। उसी तौर के ऊपर हम लोग देखते हैं कि आपके चाइना के अंदर भी जो डीकॉलोनाइजेशन हुआ, उसमें भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। अब यू क्यों हुआ? तो चाइना के अंदर ओरिजिनली कौन सी डायनेस्टी थी? क्विंग डायनेस्टी। हमने पढ़ा था जब कॉलोनाइजेशन होता है तो क्विंग डायनेस्टी विल कम टू पावर। इनफैक्ट जब उस टाइम पे वो शासक के रूप में थी, क्विंग डायनेस्टी को उठा के चाइना के अंदर एक पावर, फोर्सेस पावर के ऊपर है, जिसे हम लोग कहते हैं केएमटी, कुओमितांग। डॉक्टर सुन यात सेन जैसे लोगों का नाम सुना होगा आपने साहब, ठीक है? तो ये वो लोग थे जिन्होंने इनफैक्ट केएमटी की स्थापना की, और ये केएमटी को चाइना के अंदर चलाने के लिए शुरुआत की। कुओमितांग वाज अ नेशनलिस्ट पार्टी। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि कुओमितांग को टॉपल करने के बाद आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी पावर कैप्चर करने में लग जाती है। कुओमितांग 1911 से लेकर 1949 तक पावर में रहेंगे। ये कुओमितांग लोग चाइना के अंदर नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक के रूल के द्वारा कंट्रोल करना चाहते थे। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि यहाँ पे बैठा है जापान, और जापान ने जब 1931 के अंदर इनफैक्ट चाइना के ऊपर अटैक किया, किसके ऊपर? मंचूरिया के ऊपर। देखा था कि नहीं देखा था हमने? तो उसके बाद आपकी जो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी है वो टूटने की शुरुआत होगी। 1934 तक आते आते इनफैक्ट चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा कम्युनिस्ट मूवमेंट होता है, जिसे हम लोग लॉन्ग मार्च कहते हैं। माओ जेडोंग का बहुत बड़ा रोल प्ले है। ये लॉन्ग मार्च में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फिर से रीसर्जेंस होगी। रीसर्जेंस का मतलब है कि वो पुनर्जीवित होती है। और उसके बाद जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो 1945 से लेके 1949 तक आते आते वी फाइंड आपकी जो नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसका डिफीट होता है और कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना होगी। ये नेशनलिस्ट लोग भाग जाएंगे, कहां पे भाग जाएंगे? ताइवान के अंदर भाग जाएंगे। और आज की तारीख के अंदर यही ताइवान के अंदर केएमटी नाम की पार्टी अभी भी रूल कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो केएमटी है, ये केएमटी आज की तारीख में भी आपको मिलेगी साहब, ठीक है? ये चाइना का पूरा इतिहास है डीकॉलोनाइजेशन के रूप में। तो 1949 के बाद फाइनली चाइना के अंदर जितने भी फॉरेन फोर्सेस थे वो चले गए, क्योंकि अब कम्युनिस्ट चाइना बन गया था। यूरोप के फॉरेन फोर्सेस चले जाते हैं, तो रशियन फॉरेन फोर्सेस का इन्फ्लुएंस अब चाइना के ऊपर बढ़ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी फाइंड कि चाइना कम्युनिस्ट बना। प्रॉब्लम यह हुआ कि रशियन कम्युनिज्म और चाइनीज कम्युनिज्म के बीच में इनफैक्ट बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट हो जाता है, और 1970s के दौर में रशिया और चाइना के बीच में एक छोटी सी लड़ाई भी हो जाएगी, ठीक है? तो इन लोग की कम्युनिज्म के अंदर कभी भी एक सिमिलर विचारधारा नहीं रही है, और इसके कारण कम्युनिज्म आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे तो किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में इनफैक्ट बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, ठीक है? तो एक चाइना का कम्युनिज्म का एक कंसेप्ट मिलेगा, और चाइनीज कम्युनिज्म जो है इस तरह से आपका पूरा साउथ ईस्ट एशिया का डीकॉलोनाइजेशन होगा। लास्ट डीकॉलोनाइजेशन आपका फिलीपींस का हो सकता था, पर अमेरिका ने उसको कैप्चर कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो 1946 के बाद अमेरिका ने फिलीपींस को अपनी कॉलोनी के रूप में थोड़ी देर तक चलाया, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ये सब रीजन में उसका होल्ड हो, और उसके बाद धीरे धीरे उसको भी इंडिपेंडेंट कराया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आपका नेशनल मूवमेंट यहाँ पे हुआ डीकॉलोनाइजेशन के अंदर। आपको एक थीम समझा रहा हूँ कि कौन से कंट्रीज ने किया है, कहाँ किया है। चाइना के ऊपर अलग से हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सेकेंड टाइम जो वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे, तो मैं आपको कम्युनिस्ट चाइनीज रिवॉल्यूशन से पूरा का पूरा चाइना का स्टोरी बताऊंगा, और किस तरह से चाइना ने क्रांति की, कैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी पावर के ऊपर आई, और कम्युनिस्ट पार्टी आज की तारीख में क्या कर रही है, वहां पे भी थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है? तो 20th सेंचुरी जो चाइना की जो स्टोरी है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, या मैं शायद ऐसा होगा तो यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे हम लोग, है ना? तो और भी बच्चों को थोड़ा इसका लाभ हो पाए कि चाइना की पूरी स्टोरी क्या है, ठीक है? तो 2 ढाई 3 घंटे या चाइना के ऊपर तो सीरीज करनी पड़ेगी, ऐसी हालत है साहब, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो काफी रहस्यमय है, मतलब काफी मिस्टिकल कंट्री है, और इतना मिस्टिकल है साहब की बात मत करिए साहब, है ना? तो चाइना की वर्ल्ड हिस्ट्री तो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि चाइनीज रिवॉल्यूशन पूछा जा सकता है आपको। चाइनीज रिवॉल्यूशन पूछा जा सकता है क्योंकि 1949 में जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ है चाइना के अंदर,
उसका भी अपना सिग्निफिकेंस है, ठीक है, तो वी फाइंड कि उसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस मिलता है। चलिए ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि आजादी के बाद का इतिहास है, 1949 के बाद का है, तो वो तो हम लोग ये सीरीज के अंदर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमने काफी डिटेल के अंदर आगे के टॉपिक्स किए इसके लिए। चलिए ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया का डीकोलोनाइजेशन, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसकी स्टोरी लाइन याद रहेगी, इसके मूवमेंट्स के अंदर नहीं जा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर 1949 के बाद हुए हैं। दूसरा क्या है कि इसमें स्पेसिफिक कंट्री का कभी नहीं पूछता है, आपको पूछेगा तो वही पूछेगा कि व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल बिहाइंड द डीकोलोनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो वही फैक्टर्स रिस्पांसिबल में क्या होगा साहब, ठीक है, तो डीकोलोनाइजेशन के अंदर आपको कौन से फैक्टर्स मिलते हैं, तो वही पुराने फैक्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फैक्टर्स जो है वो यही रहते हैं, समझे कि नहीं समझे, ठीक है, फैक्टर्स आपके सब के सब यही रहेंगे। पूरे वर्ल्ड के इतिहास अगर आप देखोगे तो आपको डीकोलोनाइजेशन के अंदर कोई नई फैक्टर्स नहीं मिलेगा साहब, यही आपके घुमा फिरा के फैक्टर्स मिलेंगे, इन्हीं के ही गोल गोल आपको बातें करनी है। खाली लीडर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर हम लोग जरूर से नाम लिख सकते हैं, किसका नाम लिख सकते हैं, सुकर्नो का नाम, क्योंकि सुकर्नो वाज द वन जिसने पूरे इंडोनेशिया को एक नई दिशा दिखाई। और इसके कारण जब इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस होता है तो बांडुंग के अंदर कॉन्फ्रेंस भी वही कराता है। बांडुंग कॉन्फ्रेंस आपने नाम सुना होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पहले जब इनफैक्ट डिस्कशंस हो रहे थे, तो बांडुंग के अंदर क्यों हुआ, क्योंकि सुकर्नो वाज द टॉर्च बेरर फॉर द साउथ ईस्ट एशिया। उसने कहा कि अगर हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये सब सिचुएशन में आपको मिलेगा। अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया के बाद, हाँ 54-55 में हुआ था बांडुंग कॉन्फ्रेंस, तो पहले कोलंबो हुआ, उसके बाद बांडुंग हुआ। बांडुंग में तो ये आपके इसको लेके गए थे चाउ एन लाई को साहब, है ना, नेहरू जी बोल रहे थे कि मेरा मित्र है चाउ एन लाई, हिंदी चीनी भाई भाई। फिर उसके बाद खचैक, ओके, है ना, तो चाइना की तो स्टोरी यही है साहब, है ना। आपके साथ वुहान किया, आपके साथ महाबलीपुरम किया और फिर गलवान किया, समझे कि नहीं समझे, है ना, वुहान किया, महाबलीपुरम किया और गलवान किया साहब। तो इनकी तो यही कहानी है साहब, हाँ, इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत पहले से आपको पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस सैटेलाइट जो भी है हमारे, ये पेंगोंग सो का अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो आपको दिख रहा है कि कौन से ये अभी भी कैप्चर करके बैठे हैं, एंड दे आर स्टिल नॉट मूविंग बैक। आपने देखा होगा मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, दे आर स्टिल नॉट मूविंग बैक, ये वापस नहीं जा रहे साहब, है ना। तो इनकी ड्रैगन को ट्रस्ट नहीं करता साहब, है ना, किसी को नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, हम लोग डीकोलोनाइजेशन। अब देखो डीकोलोनाइजेशन में एक तीसरा फेज बाकी है एशिया के अंदर ही। एशिया के अंदर जो तीसरा फेज बाकी है वो कौन सा है, मिडल ईस्ट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। एशिया के अंदर जो लास्ट पॉइंट बाकी है वो कौन सा है, मिडल ईस्ट, ठीक है। देखो मिडल ईस्ट की स्टोरी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मिडल ईस्ट। तो हम लोग जब मिडल ईस्ट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडल ईस्ट, मतलब आज की तारीख में इंडिया के लिए उसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, वेस्ट एशिया कहा जाता है, तो ये वाला रीजन है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडल ईस्ट, आपने देखा होगा कल के दिन ही अभी बेरूत के अंदर क्या हुआ, लेबनान के अंदर, है ना। और बेरूत इज आई वुड से जिसने सिविल वॉर देखा हुआ है लेबनान ने, और बेरूत इज नोन फॉर द पार्टी कल्चर। मतलब पूरे मिडल ईस्ट के अंदर कोई एक कंट्री आपको लिबरल दिखेगा ना वेस्टर्न कंट्रीज वाला, तो बेरूत है साहब। और लोग क्या करते हैं, सऊदी अरेबिया से और वहां से ड्राइव करके जाते हैं, क्योंकि बाजू में ही है, ऊपर नॉर्थ में ही आता है। सऊदी वाले चले जाते हैं, सीरिया वाले चले जाते हैं, और ये जाते हैं वीकेंड में और फिर फुल पार्टी करके वापस आ जाते हैं, ठीक है। सो आई नो, मैं वहां पे मिडल ईस्ट में सेटल था, तो थोड़े टाइम तक हमको पता है कि बेरूत को पार्टी कैपिटल के रूप में, वो वेगास ऑफ द ईस्ट के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है, मिडल ईस्ट का वेगास कहते हैं लोग। तो वहां बंकर बनाए हुए, बंकर के अंदर डिस्को और पब और ये सब चलता है साहब, ठीक है। तो तो अलग ही स्टोरी है साहब, क्योंकि बेरूत में पहले सिविल वॉर चला था इन द 1970s एंड 80s एंड 90s। तो उसके बाद फिर वो बंकर अभी भी है, वो बंकर को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इन द डिस्कोज एंड द पब। तो पहली बार कहीं पे हम गए थे तो मैं तो सदमे में आ गया, मैंने बोला भाई ये तुम बंकर में कहाँ लेके जा रहे हो, फिर देख रहे हैं कि वहां पार्टी चल रही है साहब। मैंने बोला सही है साहब, ठीक है। पर बेरूत का अलग ही केस है। चलिए ठीक है, अब देखो मिडल ईस्ट की स्टोरी क्या है। मिडल ईस्ट के अंदर पहले पुराना जो था वो था ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, क्या था साहब, ऑटोमन एम्पायर। अब देखो ऑटोमन एम्पायर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा साम्राज्य था जिसने इसको सब कुछ कंट्रोल करके रखा था। ये टूटने की शुरुआत कब होती है, मैंने आपको बताया था सिक मैन ऑफ यूरोप 1850s के बाद, याद आया कि नहीं आया। सो आफ्टर 1850s ये डिसइंटीग्रेट होने की शुरुआत हो गई यहाँ से। तो जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो बहुत सारे रीजन उसके हाथ से चले गए। तो जैसे बाल्कन क्राइसिस हो गया और बाल्कन वाला रीजन उसके हाथ से चला गया, उसी तौर के ऊपर मिडिल ईस्ट के जो भी प्रदेश थे वो भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग। जैसे मिडिल ईस्ट, मतलब जो इंडिया के लिए वेस्ट एशिया कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वेस्ट एशिया पॉलिसी। कभी भी मिडिल ईस्ट मत लिखेगा, ठीक है। मिडिल ईस्ट ये गोरे लोगों के लिए, क्योंकि अमेरिका उसको मिडिल ईस्ट कहता है ना, उनके लिए ईस्ट में, हमारे लिए तो वेस्ट एशिया है ना साहब, ठीक है। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कनेक्ट वेस्ट एशिया पॉलिसी, और इस प्रकार की पॉलिसी हमारी है ना सरकार की आईआर में। तो ये जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है ये उस टाइम के अंदर टर्की के अंदर आता था। अब क्या हो गया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद इनफैक्ट ये सब इंडिपेंडेंट होने की शुरुआत हो जाएगी, और उसी के कारण क्या होता है कि आपका लीग ऑफ नेशन बन गया, याद आया कि नहीं आया। और जब लीग ऑफ नेशन बनेगा, व्हेनेवर द लीग ऑफ नेशन विल बी फॉर्म्ड, मैंडेट सिस्टम की शुरुआत होती है, समझे आप लोग। ये मैंडेट सिस्टम के द्वारा बहुत सारे कंट्रीज जो थे उसको इंडिपेंडेंस दी जाती है लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, बट उनका मैंडेट किसको दिया जाता है, ब्रिटेन और फ्रांस को, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या देखने को मिला कि वी फाइंड द मैंडेट सिस्टम, एंड वाया द मैंडेट सिस्टम मेनी ऑफ द फॉरेन पावर्स
ऑक्यूपाइड द होल मिडिल ईस्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, तो जैसे सऊदी अरेबिया में किंगडम को अलाउ किया गया कि भाई तुम राजा हो, तुम अपने हिसाब से रहिए, चलिए ठीक है। ईरान के अंदर 1921 के अंदर आपको शाह डायनेस्टी मिलेगी, ठीक है, शाह पहलावी 1, पहलावी 2, ये सब आपको किंग्स मिल जाएंगे। 1979 तक ये लोग रहेंगे, ठीक है। सो वी फाइंड शाह पहलावी 1, इस तरह के आपको नाम मिल जाएंगे, चलिए ठीक है। सो वी सी के वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ऑटोमन एम्पायर टूटता है, उसके बाद बहुत सारे कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दी है। और कैसे इंडिपेंडेंस दी? अंडर द मैंडेट सिस्टम। इराक, जॉर्डन, पैलेस्तीन, इजराइल, ये जो है ये किसको दिया जाता है? ब्रिटेन को। और यही ब्रिटेन था जिसने 1948 के अंदर क्या कर दिया साहब? पूरी तरह से इनफैक्ट ये जो रीजन है साहब, इसके अंदर पास ऑन कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी सी के इजराइल के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे ब्रिटेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो उसमें पीछे कहीं बहुत लंबी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी। उसी तौर के ऊपर फ्रांस, उसने लेबनान और सीरिया को कंट्रोल किया था, वही लेबनान जिसका कैपिटल बेरूत, जहां पे अभी इनफैक्ट ये ब्लास्ट हुए थे, इनफैक्ट यू माइट हैव सीन। ईरान के अंदर आपको पहलवी डायनेस्टी मिलेगी, इनफैक्ट जो शाह थे वहां पे उन्होंने रूल किया था। टर्की जो है वो भी अब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे कौन आ जाते हैं? मुस्तफा कमल पाशा। और आपको जानकारी होगी, इन्होंने 1920s के अंदर एक मॉडर्न सेक्युलर टर्की की स्थापना की, और उन्होंने कहा कि हम इनफैक्ट कोई धर्म आधारित राज्य नहीं चाहते हैं। फिर क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, तो आपके ये जितने भी कंट्रीज है उसको इंडिपेंडेंस मिलती है। जैसे आप देखिए, यूएई को 1971 में, कुवैत को 61 के अंदर, इराक 1932, अफगानिस्तान तो अलग ही बात है, चलिए ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन 1948, जॉर्डन 46। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज फिर इंडिपेंडेंट हो गए। उसी दौर के ऊपर उसमें बाजू में जो इजिप्ट हुआ करता था, इजिप्ट ऐसे 1922 में पार्शियल ऑटोनॉमी उसको दी गई थी। 52 तक आते आते इजिप्ट में रिवॉल्यूशन हुआ। 54 तक आते आते इजिप्ट के जो लीडर बन के आए, प्रेसिडेंट बन के आए, गमाल अब्दुल नासिर, हु वाज द लीडर ऑफ द अरब लीग एट दैट टाइम। अगर आपको जानकारी होगी तो इन्होंने इनफैक्ट एक लीग बनाई थी जिसका नाम था अरब लीग। और गमाल अब्दुल नासिर ने इनफैक्ट जितने भी अरब कंट्रीज थे उन सबके वो है ना कि गॉडफादर बन के बैठे हुए थे। उन्होंने ही इजिप्ट को नेशनलाइज किया। और जब सुएज कैनाल को नेशनलाइज करने की कोशिश की, तो उसके बाद क्या होता है? द सुएज क्राइसिस विल टेक प्लेस, क्योंकि ब्रिटेन, इजराइल, अमेरिका नहीं चाहते थे कि सुएज कैनाल का नेशनलाइजेशन हो। सुएज के ऊपर ऑलरेडी इनफैक्ट एक क्वेश्चन आ चुका है, देयर वाज अ क्वेश्चन इन द सुएज क्राइसिस, बट बिकॉज ऑफ हमारा जो सिलेबस है यहाँ पे ही हमने कंक्लूड करने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मिडिल ईस्ट का भी डीकोलोनाइजेशन होता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड वी फाइंड मल्टीपल इवेंट्स विल टेक प्लेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट विल डीकोलोनाइज द होल मिडिल ईस्ट। और जब मिडिल ईस्ट का डीकोलोनाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे ही कोल्ड वॉर की सिस्टम शुरू हो जाएगी। और जब कोल्ड वॉर की सिस्टम शुरू होती है, तो यूएसए और यूएसएसआर अपना गेम खेल रहे हैं। इनफैक्ट ये लेबनान का जो बेरूत का जो पोर्ट है, उसकी खासियत यह है कि रशिया जो है, रशिया रशिया का बहुत सारा गेहूं जो है वो ये पोर्ट के द्वारा इनफैक्ट आता था और जाता था। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके कारण वी सी कि ये पोर्ट टूट गया, अभी ब्लास्टिंग हो गया बेरूत के पोर्ट के अंदर, तो रशिया को भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि इसमें शायद कोई फॉरेन हैंड भी होगा। नाइट्रेट बाइट्रेट तो सेकेंडरी है, वो तो रखा होगा, पर किसी ने चिंगारी तो दी होगी ना साहब। तो यू नेवर नो कि सैबोटेज कौन करेगा साहब, है ना। तो एक ही कंट्री है मिडिल ईस्ट में ब्लेम करने के लिए, जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है वो एक ही चीज को ब्लेम करते रहते हैं। किसको ब्लेम करते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको मिल गया आंसर साहब, है ना। तो अभी लेट अस सी के क्या होता है, क्या चीजें निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि पूरे वर्ल्ड का डीकोलोनाइजेशन हुआ, ठीक है। तो यू गॉट द आइडिया अबाउट हाउ द डीकोलोनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड टुक प्लेस। पूरी दुनिया का डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो तीन आपके थे, एशिया, अफ्रीका, और इसके साथ साथ आपका जो साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट का रीजन था, उसमें मैंने थोड़ा थीमेटिक पढ़ा है आपको। इसके अंदर डिटेल में नेशनल मूवमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, हमको एग्जाम पास करनी है, चलिए ठीक है। एक इतना पॉइंट हो गया। अब देखिए क्या होता है, कंट्री डीकोलोनाइज होंगे, जितने भी कंट्रीज डीकोलोनाइज होंगे, उसके बाद इनफैक्ट ये वेस्टर्न कंट्रीज के ऑथर्स ने लिखा कि हम सबसे पहले इंडिपेंडेंट हुए थे, या हम सबसे पहले आगे चले गए थे। इसके लिए इन्होंने अपने आप के लिए शब्द यूज किया गया, क्या शब्द यूज किया गया? कि वी आर द फर्स्ट वर्ल्ड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उसके बाद जो जो कंट्रीज अपने आप को इनफैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं, तो ये लोग अपने आप के लिए शब्द यूज करते हैं कि वी आर द सेकंड वर्ल्ड। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे, अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के रूप में पहचानते हैं। और उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट यहाँ पे चला, तो इन सबको क्या नारा दिया गया कि दे आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से ये शब्द आता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का शब्द आपको यहाँ से ही मिलेगा, क्योंकि आजादी और सिविलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जब चलता है, डेमोक्रेसी कैसे स्प्रेड होता है, किस तरह से आपकी नेशनल मूवमेंट चलती है फाइनली, तो इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, इस तरह से तीन वर्ल्ड का शुरुआत हुई। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड के बीच में आइडियोलॉजिकल क्राइसिस थे। क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे यूएसएसआर है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यूएसए और यूएसएसआर है तो इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होंगे। थर्ड वर्ल्ड वाले बेचारे बोल रहे हैं कि हम करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। तो करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या के चक्कर में थर्ड वर्ल्ड वाले लोग इकट्ठे हुए और मिल बैठे पांच यार। क्या हो गया साहब? मिल बैठे पांच यार। कौन यार? तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया कि वही नेहरू, वही कुमरा, वही नसीर, वही सुकर्नो, वही टीटो। टीटो एकमात्र अलग आपको नाम मिलेगा
क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड से बिलोंग करते थे. ही बिलोंग टू द सेकेंड वर्ल्ड, ही बिलोंग टू यूगोस्लाविया, ही बिलोंग टू यूगोस्लाविया, ही बिलोंग टू द सेकेंड वर्ल्ड, बट स्टिल ही वाज, आई वुड से, एम्पैथेटिक टू द डिमांड्स व्हिच वर मेड बाय द थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि उनका भी विकास नहीं हुआ था. वो भी इनफैक्ट एक कॉलोनी के रूप में ही धीरे धीरे आगे आ रहे थे. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो मिल बैठे 5 यार, बेलाग्रेड के अंदर मीटिंग होती है यूगोस्लाविया का जो पुराना अस्ट वर्ल्ड जो हेडक्वार्टर्स था, और वहां से ही आपके नॉन अलाइनमेंट की शुरुआत हुई. ये नॉन अलाइनमेंट जब बनता है तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ हेजीमनी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, वी विल कीप आवर फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट एंड वी विल मेक श्योर बाय कीपिंग आवर फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट वी विल ट्राई टू हैव अ डोमेस्टिक पॉलिसी इंडिपेंडेंट. क्योंकि अगर हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज किया, दैट मीन्स वी हैव लॉस्ट आवर सॉवरेनिटी. समझे कि नहीं समझे. तो क्या नॉन अलाइनमेंट करने से हमको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था PSIR ऑप्शनल वाला, और उसको इंटरव्यू के अंदर, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, उसको इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था नाम के बारे में, और फिर जो मेंबर थे, जो बोर्ड वाले थे, उन्होंने इनफैक्ट उसको ग्रिल कर दिया. एक ही पॉइंट के ऊपर ग्रिल किया कि नाम से हमको नुकसान हुआ. तो मैंने उसको बोला था पहले दिन से ही, मैंने कहा कि तुमको जो अगर कोई पॉइंट के ऊपर बोल रहा है तो यू स्टैंड असर्टेड टू योर पॉइंट. दे वांट टू शो यू हाउ डिटरमाइंड एंड हाउ लॉजिकल यू आर इन योर रीजनिंग. तो फिर मेंबर ने कहा कि हमको क्या फायदा हुआ बताओ साहब, है ना. तो वो मेरा जो स्टूडेंट था उसने बताया, सामने उसको 10 काउंटर पॉइंट किए, उसके बावजूद भी ये बंदा डटा रहा. पूरा उसका इंटरव्यू इसके ऊपर रहता है, नॉन अलाइनमेंट के मूवमेंट के ऊपर 15-20 मिनट खा गया, बट ही स्टिक टू हिज पॉइंट. और फिर जब खत्म हुआ, फिर हमारी दूसरे दिन बात हुई, मैंने बोला क्या हो गया, कि बोले सर टाइटा फिश होने वाला है इस बार तो, क्योंकि लग नहीं रहा है. मैंने बोला रहा तो देखो. तो ही गॉट 180% इंटरव्यू. सैडली उसके ऑप्शनल्स में कम थे, इसके कारण नहीं हो पाया. बट इंटरव्यू में यही होता है कि जब आप ओपिनियन बनाते हो अपना, तो आप यही जो चीज आपने इनफैक्ट इकट्ठी की है उसके ऊपर ही बनाओगे साहब. नाम एक ऐसी विचारधारा थी जिसने इंडिया को खुला रास्ता दिया. खुला रास्ता समझ में आता है? खुला रास्ता क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिए होते तो हमको, है ना, यस सर करना पड़ता. यस सर समझ में आता है कि नहीं आता? चाटुकारी करनी पड़ती अमेरिका की और रशिया की. इंडिया नाम में था, इसके लिए फायदा ये हुआ कि इंडिया ने रशिया से वेपन्स भी खरीदे, और इंडिया ने अमेरिका से गेहूं भी मंगवाए, और जरूर पड़ी तो नाम के जो भी मेंबर्स थे उनकी मदद से अलग अलग प्रस्ताव भी यूनाइटेड नेशंस में पास कराए. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हमने नाम उस टाइम पे बनाना आवश्यकता थी, उसके कारण हम लोग के लिए एडवांटेज भी उतना ही था. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. हम नो डाउट नाम बनाते हुए भी थोड़ा बहुत रशिया की तरफ झुके भी, क्योंकि हमको वेपन्स की मदद चाहिए थी, डिप्लोमेसी में हमको हेल्प चाहिए था. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में नाम हमको बहुत मदद करता है. अब जब नाम बना, और नाम जैसे और भी बॉडीज बने, अरब लीग जैसी बॉडीज बन गई. अरब लीग आपने देखा, मैंने आपको बताया, ये नसीर नहीं बनाया था, बाय द वे ही इज नसीर, बाय द वे, ठीक है. बहुत ही स्मार्ट लीडर था एक्चुअली. आपको समय मिले तो नसीर की स्पीच पढ़िएगा कभी, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है. वो सऊदी अरेबिया और उन लोग को कहता है कि ये तो ट्राइबल लोग हैं, क्योंकि उस टाइम पे तेल नहीं निकला था, 1950s का पीरियड है. तो 1950 के दशक में आपका ये भजिया बेच के आगे नहीं आए थे ये लोग, है ना. जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है, उनका कल्चर कुछ नहीं. इजिप्ट का तो बहुत अपना कल्चर है, आप देखिए पिरामिड विरामिड, इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन का पुराना सभ्यता है. तो इसके कारण बहुत ही लिबरल था ये बंदा, और इसने इनफैक्ट जो इस्लामिक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को एक नई दिशा देने की कोशिश की थी. प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर जब नसीर इजिप्ट से चला गया और उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्सेस आए, फिर मिडिल ईस्ट के अंदर भी इनफैक्ट आपका ये जो भजिया तल तल के लोग आगे निकल गए, उसके कारण फिर पूरा बंटाधार हो गया साहब, ठीक है. वरना अगर नसीर की लेगेसी, जैसे इंडिया के अंदर नेहरू की लेगेसी कंटिन्यू रही, तो एक लिबरल इंडिया आपको मिलता है, डेमोक्रेसी मिली, वही आपको इजिप्ट के अंदर में मिलता साहब, ठीक है. तो इजिप्ट के अंदर तो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक मिला कि नसीर की लेगेसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है. चलिए ठीक है, तो कभी इसके ऊपर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. बट अफ्रीका में भी यही हुआ. कुमरा उमरा जैसे लोग जब चले गए, क्वामे कुमरा जैसे लोग, तो उसके बाद वहां पे भी डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो जाएगी साहब, है ना. बट देखिए, इन सब कंट्रीज को छोड़ के आपको इंडिया ही अभी मिलेगा जो अभी भी डेमोक्रेसी है. समझे कि नहीं समझे? ठीक है. तो ये सब चीजों से हमको समझ में आता है कि भले नॉन अलाइनमेंट इन सब ने बनाया, इन सब के अंदर ज्यादा कहीं ना कहीं अब टोटलिटेरियन स्टेट्स बन चुके हैं, बट वी आर स्टिल अ डेमोक्रेसी. अफ्रीका में भी देखिएगा कि होपलेस कंडीशंस हो गई थी बीच में, तो सिविल वॉर के ऊपर सिविल वॉर चालू थे साहब, ठीक है. तो ये हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है आफ्टर दिस 70 ईयर्स. चलिए ठीक है, तो अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट. अब देखिए, हम लोग जब ये कर रहे हैं, दुनिया के जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो आगे आ रहे हैं. अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अपना ग्रुपिंग बना देंगे. इफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विल मेक अ ग्रुपिंग, डोंट यू थिंक इट विल बी डेट्रीमेंटल टू द वेस्टर्न कंट्रीज? पश्चिम के जो देश है उनके सामने डेट्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? उनके लिए इश्यू क्रिएट होगा कि नहीं होगा? अब वो लोग सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड वेस्टर्न कंट्रीज ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, तुम अपना ग्रुपिंग बनाओ, हम नया कॉलोनी लाएंगे. क्या बनाया? नियो कॉलोनियलिज्म. गेटिंग माय पॉइंट? द लास्ट पॉइंट ऑफ द सिलेबस. और कहा जाता है कि हम लोग एक नियो कॉलोनियलिज्म के द्वारा पूरी की पूरी शासन पद्धति को आपको कंट्रोल में लेंगे. मिस्टर क्वामे कुमरा, जो इनफैक्ट आपके घाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे,
उन्होंने अपनी एक किताब छापी, ये किताब के अंदर उन्होंने लिखा कि नियो कॉलोनियलिज्म इज नोन एज द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का सबसे आखिर का स्टेज है वो ये 20th और 21st सेंचुरी के अंदर आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, वो तो जिंदा नहीं थे 21st सेंचुरी देखने के लिए, आज का समय देखने के लिए, पर 1960s के अंदर उन्होंने ये चीज हाईलाइट की और उन्होंने कहा कि हम जैसे ही आजाद होंगे तो हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार का कंट्रोल किया जाएगा, हम लोग को इनफैक्ट इकोनॉमिकली, कल्चरली हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, हमारे ऊपर थप्पा मारा जाएगा कि तुम मैकडॉनल्ड्स का बर्गर नहीं खाते हो तुम देसी कहलाए जाओगे, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो तुम्हारा इनफैक्ट है ना कोई वजूद ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप समझने की कोशिश करोगे कि पैसे का साथ लेके कैपिटलिस्ट फोर्सेस ग्लोबलाइजेशन करेंगे। मिस्टर कुमरा क्या कहते हैं कि दे विल टेक द रोड ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू कंट्रोल यू इन इनडायरेक्ट पॉलिटिकल वे, और ये सच्चाई है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आप देखिएगा आज की तारीख में देश चलाती है कि नहीं चलाती है। आप समझिए कि ये लोग कितने विजनरी लोग थे साहब। आप इनसे हमको समझ में आता है कि ये 1960s में ये किताबें छाप रहे थे और उसके अंदर ये चीजें लिख रहे थे, आज उसका रिलेवेंस कैसा है। गेटिंग माय पॉइंट नॉट, है ना? तो लैंग्वेज हो गया, फूड हो गया, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया, आज की तारीख में भाई फेसबुक तो सरकारें गिरा देता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का आपने वो देखा होगा क्या स्कैम हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप समझो कि पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है और इसके कारण अलग अलग प्रकार के टूल्स को डेवलप किया गया टू हैव द नियो कॉलोनियलिज्म। गेटिंग माय पॉइंट? नियो कॉलोनियलिज्म कैसे हुआ? आपको लोन्स दी जाती है और टाइड लोन्स होती है। टाइड लोन्स पता है कि नहीं पता आपको? ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाली। आपने एक बार पैसा दिया उसके बाद आप पूरी जिंदगी गुलाम बन गए। अमेरिका ये करता था, अब चाइना ने करना शुरू किया है। आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट नॉट? बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और वहां पे भी आपको यही मिलेगा कि अपने टूल्स का उपयोग करके कंट्रीज को गुलामी के रूप में धकेला जाता है। वो चाहे आईएमएफ हो, वो चाहे डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के अंदर आपने देखा होगा कि जो आपके टैरिफ बैरियर्स है, ग्रीन बॉक्स है, एम्बर बॉक्स है, रेड बॉक्स है, इसके द्वारा इनफैक्ट हमको बोला जाता है कि सब्सिडी देना है, इतना नहीं देना है। मैंने बोला तू कौन बे? तू अपना घर बना रहा था तब तूने पूरी दुनिया के रिसोर्सेज ले लिए। मैं अपने घर के लोगों को रोटी देने का काम कर रहा हूं तो तुम कह रहे हो कि ये प्रकार की सब्सिडी नहीं देनी है। तो व्हाट इज द पॉइंट? दिस इज वेरी मच आई वुड से बायस्ड इंस्टीट्यूशन। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो भी आधार है, ये आधार के ऊपर हमको देखने को मिलता है कि मिस्टर क्वामे वाज नॉट रॉन्ग। इनफैक्ट उन्होंने बहुत ही क्लियर कट अपनी किताब के अंदर ये चीजें की थी कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का बनाना और उसको नॉन डेमोक्रेटाइज रखना। नॉन डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या है कि आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया। आपने कहा कि अब दूसरी बार वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए हम लोग पीसफुल कम्युनिटी चाहते हैं। पर पीसफुल कम्युनिटी कैसे आप करोगे यार? आपने डेमोक्रेटाइजेशन किया ही नहीं है। वो चाहे आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, और भी आप देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो गया, आईएईए, कहीं पे भी आप देखेगा कि इंडिया जैसी कंट्रीज को अपने वॉइस रखने का अधिकार ही नहीं है कि नहीं है साहब? कहीं नहीं है। ठीक है, तो वी सी कि सब जगह के ऊपर हमको यही देखने को मिल रहा है कि इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में भी क्या किया इन्होंने? ग्लोबलाइजेशन किया, पर वन साइडेड ग्लोबलाइजेशन किया। इंग्लैंड से या अमेरिका से इनफैक्ट कोई सामान इंडिया में बेचा जा सकता है, पर अमेरिका से कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी साहब। ठीक है, रफाल के अंदर क्या हुआ आपने देखा? फाइनली देखा कि नहीं देखा साहब? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमको मिली नहीं मिलती है साहब। आप देखिए कि हम इतना पैसा देने के बावजूद भी अगर टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी इनके ऊपर रखते हैं तो ये भी एक नियो कॉलोनियलिज्म का टूल ही है। हाँ ठीक है, उसका टायर पंचर हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे अब्दुल भाई के पास नहीं करा पाएंगे, हमको टायर पंचर कराने के लिए कहाँ भेजना पड़ेगा। तो कहने की बात ये है मेरी साहब कि सब जगह के ऊपर आपको ये कंडीशंस मिलेगी। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को बनाया गया। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस अगर आप देखोगे तो पूरे कंट्रीज की गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं। ट्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, मोनोपोलाइजिंग ऑफ मार्केट हो गया, एनवायरमेंटल डैमेजेस तो एमएनसीज क्या करती है किसी को पता ही नहीं है साहब। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस के द्वारा हमको देखने को मिलता है कि कंट्रीज को खोखला कर दिया जाता है, और नियो कॉलोनियलिज्म इसी का ही एक टूल है। आजकल तो आपने देखा ही होगा कि साहब बड़े बड़े सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा आपकी जो चोरी की जाती है डेटा की, वो भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। और ये वही नियो कॉलोनियलिज्म है जहां पे कल्चरल हेजेमनी एस्टैब्लिश की जाती है इन द बेसिस ऑफ फूड, लैंग्वेज, म्यूजिक, एजुकेशन, हाँ मॉडर्न एजुकेशन। ये सब चीजों को इकट्ठा करके हमको यही देखने को मिल रहा है कि आज भी कॉलोनियलिज्म जो है एक आइडियोलॉजी के रूप में अभी भी जिंदा है। और आखिर के अंदर हम लोग यही कहेंगे कि डीकोलोनाइजेशन प्रैक्टिकली हुआ है, पर आइडियोलॉजिकली अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत होती है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत कॉलोनाइजेशन नाम के प्रोसेस से शुरू होगी, क्योंकि वास्को डी गामा का भारत के अंदर आना वो कॉलोनाइजेशन की शुरुआत थी, जिसने रेनेसॉ की तरफ इनफैक्ट वर्ल्ड को लेके गया। और वहां से हम लोग जब वर्ल्ड को कंक्लूड करेंगे, वर्ल्ड वॉर खत्म हुए, दुनिया को एक नई दिशा दिखाई गई, दुनिया को बोला गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर डेमोक्रेसी नहीं आई। और जब तक आप डेमोक्रेटाइज नहीं करते हो कोई भी इंस्टीट्यूशंस को या कंट्रीज जो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो पूर्ण रूप से जो स्वराज मिलना चाहिए वो अभी भी हमको खाली किताबों के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी कैन कंक्लूड द पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। एक पॉइंट हमारा जो बाकी है वो है कोल्ड वॉर का टॉपिक।
वो कोल्ड वॉर इनफैक्ट 1.5-2 घंटा और लगा देगा मेरे से, तो आई थॉट कि मैं आपको आज ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, बट कोल्ड वॉर के ऊपर स्पेशल क्लास लूंगा या मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपकी एग्जाम जो मेंस है उसके पहले आपका कोल्ड वॉर का टॉपिक कवर करा दूंगा साहब, है ना, स्पेशल क्लास में या यूट्यूब में आइदर और मैं कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, सो दैट ये आपकी थीम में ही खत्म हो जाए, ठीक है। बट अभी कोल्ड वॉर जो है वो कोल्ड वॉर 2.0 अभी चल रहा है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा तो डिस्कस कर देंगे, चलिए ठीक है। तो स्पेशल टॉपिक्स है ये सब, इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे बेहतर होता है ना। इंडिया वॉज फर्स्ट टू बी कॉलोनाइज्ड, देखिए इंडिया वॉज फर्स्ट टू बी कॉलोनाइज का कंसेप्ट ऐसे आप देखोगे तो प्रैक्टिकली सही भी है और थियोरिटिकली गलत भी है, ठीक है, क्योंकि कॉलोनी बनाना एक सामान्य प्रोसेस है, आप जाओ और आके इनफैक्ट बैठ जाओ, अपनी दुकान खोल दो, अपना घर बना दो, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ऐसे तो 1498 में एक छोटी सी इन्होंने कोठी ले ली थी अपनी कोची के पास, ठीक है, कैलिकट के पास, तो वहां से इनफैक्ट शुरू तो हुआ था ऐसे, बट कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में उसमें बहुत सारी और भी घटना है। इंटेंशन जो था वो कॉलोनाइजेशन का वैसा नहीं था जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के रूप में पोर्चुगीज इनिशियल गए थे तब में, ठीक है ना। नेक्स्ट कोर्स कैसा होगा साहब, नेक्स्ट कोर्स दोस्त होगा एंशिएंट इंडिया का, एंशिएंट इंडिया के ऊपर डिस्कस करेंगे करीबन 15-20 दिन के बाद, ठीक है ना, आफ्टर 15-20 डेज, है ना, ये मंथ के एंड में तो शुरू हो जाएगा। Why USS and USSR did not stop the formation of नाम, उन्होंने काम किया था अपने हिसाब से, स्टॉप करने का काम नहीं किया था, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस नाम, क्योंकि बहुत सारे नाम के जो मेंबर थे दे वर पार्ट ऑफ द यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, ये लोग इसके अंदर भी थे उसमें भी थे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है, दोनों साइड पे आपको मिलेंगे, ठीक है। यार हिस्ट्री ऑप्शनल में प्लान कर रहा हूँ कुछ वीडियो जैसा बना दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर ऑप्शनल में हेल्प कर दो ऑप्शनल का, तो मैं कुछ वीडियो बना के आपको हेल्प करूं, क्योंकि मैं ऑनेस्टली यहाँ यूट्यूब के ऊपर समझाने बैठूंगा, मतलब अभी लाइव क्लास के अंदर भी तो भी लंबा हो जाएंगे, स्पेशल क्लास या वीडियो डाल दूंगा, है ना साहब। बहुत बच्चों की क्वेरी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 15-20 डेज लग जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, फिर तो पता क्या, ठीक है, क्या दुनिया क्या चलती है। पहली कॉलोनी कौन सा कंट्री बना, अब पहली कॉलोनी ऑफिशियली तो यार पूरे वर्ल्ड के अंदर तो मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहली कॉलोनी ऑफिशियली अब कौन डिक्लेयर करता है, किस तरह से हिस्टोरियंस ने किया है, ये तो बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है ठीक है, आई वोंट बी एबल टू आंसर दैट। कैन आई स्टार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री आफ्टर मॉडर्न हिस्ट्री, यस यू कैन डू, ये मॉडर्न करके वर्ल्ड करोगे, इन दोनों को साथ में करिएगा तो भी चलेगा, टाइम है तो दो क्लासेस साथ में देखो, पहले थोड़ा साउथ अफ्रीका बाद में क्यों देखोगे, मैंने बताया ना साउथ अफ्रीका 1961 में इंडिपेंडेंट तो हुआ, पर व्हाइट लोगों ने कैप्चर करके रखा, वो 1991 में फाइनल कंक्लूड हुआ, और अभी भी 2020 में इश्यूज चल रहे हैं, तो जब तक आएगा नहीं तब तक इशू होगा, ठीक है। यूएस ने है ना कोल्ड वॉर के थ्रू अपनी पॉलिसीज चलाई थी, और कोल्ड वॉर में एक तो सुएज क्राइसिस में उसने काफी रोल प्ले किया था, ठीक है। दूसरा इंटरनली आप देखिएगा तो वो जैसे ये क्वामे जैसे लोग थे, घाना वाना जैसे कंट्रीज थे, वहां पे टॉपल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यूएस को पसंद नहीं आ रहा था कि अफ्रीका सोशलिज्म में चला जाए, क्योंकि उसको ऐसा ही टारगेट था कि अफ्रीका कैपिटलिस्ट रहे, उसके सपोर्ट में रहे, ठीक है। यूएसए वाज द ग्लोबल पावर एट दैट टाइम, एंड बीइंग द ग्लोबल पावर वो चाहता था कि ये कंट्रीज को कॉलोनाइज बना के अपने गुलाम बना दिया जाए। अब वियतनाम जो था उसके अंदर तो कम्युनिज्म के कारण उसको कंट्रोल करना चाहता था, ही डिड नॉट वांटेड टू एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट स्टेट इन वियतनाम, वियतनाम उसके लिए फिलीपींस उसके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, देखिए कहाँ पे आया सब, हवाई के बाजू में, ये सब हवा निकल जाती है अमेरिका की, गेटिंग अपॉइंट है ना। आरब स्प्रिंग क्या है यार, कुछ नहीं है, जब डीकोलोनाइजेशन हुआ ना, सारी भाषा में समझा देता हूँ, उसके बाद डिक्टेटरशिप आ गई, कहाँ पे आ जाती है, ये आपके मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के अंदर, और डिक्टेटरशिप आ गई तो ऐसे लोग फेविकॉल चिपक के बैठ गए गद्दी के ऊपर की बात मत करो, पब्लिक ने कहा जाओ भाई समय आ चुका है, ठीक है, अब टाइम आ चुका है, निकलो यहाँ से। और डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए इनफैक्ट आपके ट्यूनिशिया नाम की जो जगह है वहां से घटनाएं बननी शुरू हुई, तुरिका से मोरक्को गई, मोरक्को से लीबिया आई, लीबिया से सीरिया आई, और उसके बाद ठाए ठाए करके बड़े बड़े स्टेट्स को उठा पाया, ये नहीं हो पाया, बीच में इजिप्ट भी आ गया आपका, और इस तरह से जैस्मिन रिवॉल्यूशन हुआ, शुरू यहाँ से होता ट्यूनिशिया से, ठीक है, इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वेरी लॉन्ग टाइम, बट मैंने आपको शायद तक कल बताया था आपको कि उसकी जो कमांड सेंट्रल इकोनॉमी थी और कम्युनिस्ट स्टेट उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल अबाउट मित्रोकिन आर्काइव, ठीक है बेटा।
सर आफ्टर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल ऑल द एसोसिएटेड गो फॉर इंपीरियलिज्म बट एक्सेप्ट अमेरिका। अमेरिका मैंने कल तो बताया था यार, आइसोलेशन पॉलिसी थी उसकी, उसका एक ही टारगेट था भाई, चुपचाप पेड़ा बन के पेड़ा खाओ, अपने आप को सेटल कर दो, डिमांड अच्छी है, मार्केट अच्छा चल रहा है, आपको बनानी है तो बनाओ यार, ठीक है यार। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ के आपको क्या मिलता है? शॉर्ट नोट्स बनाना है तो बनाओ, इट्स अप टू यू, आपको ठीक लगता है तो बना दो, वरना नहीं बनाओ। ये बेटा सब कोल्ड वॉर का टॉपिक है, ये कोल्ड वॉर उसके बाद का टॉपिक है, मैंने आपको बताया ना 1950s के बाद क्या होता है वो सब पूरा बाकी है। सुएज क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वियतनाम वॉर, रशिया में इनफैक्ट नहीं, चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, ये सब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टॉपिक है, वो तो बाकी है पूरा, हमने खाली एक मैक्रो व्यू लिया है डीकोलोनाइजेशन में, समझे कि नहीं समझे, है ना। आपने यार 150-200 साल तक कोई जगह के ऊपर रूल किया है, आप ऐसे ही थोड़ी छोड़ दोगे। हाँ देखो, पावर को छोड़ना बहुत टफ चीज है साहब, है ना। और कंट्रीज में एनलाइटनमेंट भी धीरे धीरे आ रहा था, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। आपको पूछा जा सकता है, एशिया के अंदर पूछा जा सकता है, चाइना का पूछा जा सकता है, कोई रीजन स्पेसिफिक और आ सकता है, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन में फैक्टर्स क्या क्या थे वो पूछे जा सकते हैं, सोचिए आप अपने हिसाब से। थैंक यू वेरी मच श्रुति। एंड आज जो दुनिया में चल रहा है वो 1950s के बाद की घटनाएं हैं, मैंने बताया 1950 से लेके 2000 तक बहुत सारी घटनाएं हैं, जिसके कारण 2020 में भी प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे इजराइल क्राइसिस हो गया, जैसे आपका चाइना का क्राइसिस हो गया, वियतनाम का इशू है, मिडिल ईस्ट का जो है वो सब वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर ही है साहब, ठीक है। समझे नहीं समझे, सब कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है ना। तो अभी बाकी है वर्ल्ड हिस्ट्री का सेकंड फेज बाकी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ शाम को ही रखेंगे, है ना, रात को तो होगा नहीं। अरे थैंक यू भाई राहुल गांधी साहब, है ना, थैंक यू वेरी मच, है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, कांग्रेस को सपोर्ट कीजिएगा, चलिए ठीक है, कंक्लूड करते हैं हम लोग क्लास, ठीक है। एक है, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म कि मैं आपको ऑफलाइन बैचेस के बारे में बता दूंगा, चलिए ठीक है, ऑफलाइन के लिए यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच रजत, थैंक यू सिद्धार्थ, है ना। तो टेलीग्राम वेलीग्राम पे पूछिएगा, ठीक है, अपडेट करिएगा कुछ भी होगा, तो दिस इज नॉट दी राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं इनफैक्ट आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा, चलिए ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई सी यू टुमारो। टुमारो तो नहीं होगा साहब, अच्छा हम लोग है ना संडे को स्पेशल क्लास कर रहे हैं, संडे को स्पेशल क्लास कर देंगे। मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है ना आप सबके पास, पता है कि नहीं पता आपको, ठीक है। मैं आपको जस्ट अ सेकंड लिंक भेज देता हूँ, टेलीग्राम चैनल है, चैनल ग्रुप दोनों में ही, मतलब वही एक ही है साहब, है ना। तो आप प्लीज ज्वाइन कर दीजिएगा साहब, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेरी होगा तो एप्लीकेशन के थ्रू पूछेगा। हाँ एमसीक्यू का ही करेंगे, मॉडर्न का एमसीक्यू का सीरीज लेके आ रहा हूँ, मॉडर्न एमसीक्यू का सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर डिस्कस करा दूंगा आपको, ठीक है। मॉडर्न एमसीक्यू का सीरीज होगा, हम लोग 2-3 स्पेशल क्लास लेंगे, है ना। पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट एंड आई सी यू मोस्ट प्रॉब्ली ऑन संडे, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलो बाय, प्लीज टेक केयर, बाय बाय। और ये कंसोलिडेटेड लेक्चर्स में डाल दूंगा आज रात को या कल दोपहर तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ, ओके। बाय, गुड।